यह दुनिया एक अजीब नर्क बन गई है जो साधारण हथियारों से अजेय राक्षसों से भरी हुई है। मानवता की एकमात्र आशा कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके पास सुपर पावर हैं। उनमें सबसे मजबूत हमारा मुख्य पात्र केई था, लेकिन वह भी सर्वशक्तिमान नहीं था। और जब उसे एक संगठन द्वारा धोखा दिया गया और दर्जनों राक्षसों के साथ फंसा दिया गया तो वह मर गया। सौभाग्य से वह सर्वनाश से पहले समय में वापस चला गया। वह एक बच्चे के शरीर में पुनर्जन्म हुआ, अपने राक्षसों के ज्ञान और अपनी मुख्य शक्ति को बनाए रखते हुए, जो उसे मारे गए राक्षसों की शक्तियों और क्षमताओं को अवशोषित करने की अनुमति देती है। चारों ओर अधिक ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास होता है कि वह किसी तरह एक बच्चा बन गया है। जब वह यह समझने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, एक चप्पल पहना हुआ पैर उसके कमरे में आता है। केई तुरंत सतर्क हो जाता है, अपने पालने के कोने में पीछे हट जाता है। जब वह अजीब व्यक्ति उसके ऊपर झुकता है, उसका मन विभिन्न विचारों से भर जाता है, क्योंकि वह यह समझने की कोशिश करता है कि यह व्यक्ति कौन है और क्या वे संगठन से हैं। लेकिन फिर वह महिला प्यार भरी नजर से झुकती है और उसे आई चान कहकर अभिवादन करती है। ऐसा लगता है कि यह अजीब महिला उसकी माँ है और वह यह देखने आई थी कि वह जाग गया है। महिला यह देखकर कि वह ठीक है, वापस खाना बनाने चली जाती है और केई, जो अब आईचान है, एक पल के लिए चारों ओर देखता है। सब कुछ शांतिपूर्ण और साफ सुथरा दिखता है। उसके परिचित दुनिया के विपरीत टीवी चालू है और वह घर के बाहर लोगों की आवाज ही सुन सकता है। ऐसा भी नहीं लगता कि बाहर कोई राक्षस है। यह स्पष्ट रूप से शांति का युग है और खुद को अचानक यहाँ एक बच्चे के रूप में पाना, इसका मतलब है कि उसका पुनर्जन्म हुआ होगा। वह अब एक ऐसी दुनिया में है जहां तबाही नहीं हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ कोई संगठन नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत लंबे समय के बाद पहली बार ए-चान स्वतंत्रता का अनुभव करेगा। अपने जीवन में जो कुछ भी उसने सहा है, उसके बावजूद भाग्य के देवता ने उसे नहीं छोड़ा है। इस दिन को हमेशा नई शुरुआत के दिन के रूप में याद किया जाएगा। वह सबसे नजदीकी कैलेंडर को देखता है और पाता है कि साल 2020 है, जिसका मतलब है कि वह महान आपदा से पहले जाग गया। यह अच्छा नहीं है, क्योंकि वह अपने वर्तमान बच्चे के शरीर के साथ कुछ नहीं कर सकता। वो बिना किसी चीज का सहारा लिए खड़ा भी नहीं हो सकता और उसके छोटे अंग उसके शरीर को सहारा देने के लिए बहुत छोटे हैं। उसका गला भी उसके पुराने शरीर की तुलना में अजीब लगता है, इसलिए वह बात भी नहीं कर सकता। यह सब उसके लिए भयानक खबर है, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब दुनिया प्रलय में प्रवेश करने वाली है तो उसके पास सिर्फ एक सामान्य बच्चे की तरह रहने का समय नहीं है। एचान अपनी माँ की ओर देखता है और सोचता है कि क्या वह उस पर भरोसा कर सकता है। हालांकि उस पर भरोसा करने के बजाय शायद वह उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकता है। उसे किसी काम में तो आना ही होगा। भले ही वह बहुत भरोसेमंद नहीं दिखती, वह एकमात्र वयस्क है जिससे वह संपर्क कर सकता है। वह सोचता है कि क्या वह कम से कम लचीली है, लेकिन शेल्फ से गिरते कई बक्से यह साबित करने के लिए काफी हैं कि वह नहीं है। वह अपने हाथों से भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वह खाना बनाते समय एक कटोरे में असंभव रूप से अधिक मात्रा में आटा डाल देती है। वह खाना बनाने में भी अच्छी नहीं है और नाश्ता बनाने की कोशिश करते समय लगभग घर जला देती है। यह स्पष्ट है कि वह कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वह कम से कम अपने बच्चे की देखभाल करने की पूरी कोशिश करती है। भले ही उसके बाल पहले की आग से झुलस गए हों, ये पहले से ही दुनिया के अंत जैसा महसूस होता है और उसके नए जीवन का भविष्य कठिन दिखता है। दरवाजे की घंटी बजती है और उसकी माँ दरवाजा खोलने और हाल ही में आए पैकेज को लेने जाती है। हालांकि दरवाजा खोलने से पहले उसे अपना बटुआ ढूंढना होता है ताकि वह डिलीवरी के लिए भुगतान कर सके। जैसे ही वह अपना बटुआ खोजने के लिए जाती है, ए-चान उस शब्द को आखिरी बार सुनने की कोशिश करता है। आखिरी बार जब उसने पैकेजों के बारे में सुना था तो वह तब था जब डिलीवरी कर्मचारी पैकेजों को बहुत से लोगों से मिलने के लिए ले जाते थे। वे डिलीवरी कर्मचारी भी संक्रमित हो गए थे और यह एक भयानक स्थिति बन गई। जैसे ही वह स्थिति को समझने लगता है और यह पैकेज डिलीवरी वास्तव में क्या मतलब हो सकता है, दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और दूसरी तरफ से एक भूतिया आवाज आती है, उसे पैकेज लेने के लिए कहती है। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुलता है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा ए-चान ने भविष्यवाणी की थी। दूसरी तरफ का व्यक्ति संक्रमित है और वे एक डिलीवरी राक्षस में बदल गए हैं। ए-चान डर नहीं सकता और अपने बच्चे के शरीर के साथ भी उसे खुद की रक्षा के लिए कुछ ढूंढना होगा। उसके पास उपलब्ध एकमात्र चीज उसकी माँ द्वारा दिया गया बेबी बॉटल और एक तकिया है। वह तकिया पकड़ता है और उसे जमीन पर फेंक देता है जब अचानक राक्षस उसके सिर पर सीधा हमला करता है। शक्तिशाली विस्फोट पालने को चीर देता है और आई-चान अपनी बोतल पकड़ लेता है, जल्दी से पालने से बाहर निकलता है और उस तकिए पर उतरता है जिसे उसने पहले जमीन पर फेंका था। ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसा विस्फोट उसे छूता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। वह अपने पिछले जीवन से राक्षसों से लड़ने का पर्याप्त अनुभव रखता है और उस अनुभव से वह जानता है कि वह अपने वर्तमान प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सकता। यह एक बढ़ा हुआ राक्षस लगता है और इसके अलावा इसके सिर पर टेंटिकल्स और भी खतरनाक दिखते हैं। लेकिन एक और बात जो वह जानता है वह यह है कि ऐसे मजबूत राक्षस तंग मोड़ लेने में बहुत खराब होते हैं। वह हल्के से अपनी बोतल राक्षसों के नीचे फेंकता है और वह उस पर ठोकर खा जाता है, जबकि उसकी ओर दौड़ता है, उसके सिर के ऊपर से उड़ता है और खिड़की से टकरा जाता है। पहली बार ए-चान वास्तव में अपने पिछले जीवन में किए गए सभी क्रूर युद्धों के लिए आभारी है। जैसे ही वह अपनी जीत का जश्न मना रहा है, उसकी पीठ से एक पूंछ निकलती है और खिड़की से बाहर राक्षस के पीछे दौड़ती है। यह सड़क पर पड़े मृत शरीर तक पहुंचती है और जीवित प्राणी की तरह राक्षस के कोर को खा जाती है। ए-चान पूंछ को पकड़ता है और देखता है कि यह राक्षस के कोर को चबा रही है। वह इससे परिचित है क्योंकि यह वही क्षमता है जो उसके पिछले जीवन में थी, टोड़ी की पूंछ। यह एक शक्तिशाली क्षमता है, लेकिन उसे नहीं पता कि पुनर्जन्म के बाद भी यह उसके पास क्यों है। महान आपदा 4 साल बाद होने वाली है और उसके पिछले जीवन में केई का जन्म उसके 3 साल बाद हुआ था।
उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे कहीं से यह क्षमता मिलना बेहद भाग्यशाली है। अपने पिछले जीवन में उसे यह क्षमता एक ऐसे राक्षस का कोर अवशोषित करने के बाद मिली थी जिसके पास भी टॉयलेट टेल थी। एक और सौभाग्य की बात यह है कि जितनी कम उम्र में कोई अपनी शक्ति सक्रिय करता है वह उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती है। इसे आजमाने के लिए वह अपने हाथ को एक तेज ब्लेड में बदलता है और उसका उपयोग अपने पालने पर वार करने के लिए करता है, जिससे वह तुरंत मुड़ जाता है। अपने पिछले जीवन में वह 7 साल की उम्र में एस क्लास के रूप में जागृत हुआ था, लेकिन चूंकि उसके पास यह शक्ति शिशु के रूप में है तो इस बार वह पौराणिक ट्रिपल एस रैंक बन जाएगा। ये उसकी दौलत, शोहरत और खूबसूरत महिलाओं का टिकट है। उस स्थिति में उसे इस घर में रहकर एक अनजान बच्चे की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वह अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए रेंगता है, वह पालना जिसे उसने पहले मोड़ा था गिरने लगता है और उसका निशाना उसके ठीक ऊपर है। एचान रास्ते से हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है और वह हिलने में असमर्थ हो जाता है। धातु का पालना अंततः टूटता है और एक तरफ गिरने लगता है और आखिरी चीज जो वह अपनी आंखें बंद करने से पहले देखता है वह है उसकी माँ, जो बेताबी से उसकी तरफ दौड़ रही है जब पालना गिरता है। वह अपने पिछले जीवन और अपने निर्दयी गुरु को याद करता है जिसने उसे कई भयानक परीक्षाओं से गुजारा। उस आदमी ने उसे जीवित रहने के लिए कुत्ते का खाना खाने जैसी घिनौनी चीजें करने पर मजबूर किया। ऐसी चीजें ये साबित करने के लिए थीं कि वह वास्तव में सिर्फ संगठन का कुत्ता है। एचान अपने दांत पीसता है, इस बात से नाराज कि उसे संगठन का कुत्ता कहा जाता है। वह धीरे धीरे जागता है जब सूरज उसके चेहरे पर चमकने लगता है। ऐसा लगता है कि उसने राक्षस को हराने के बाद होश खो दिया। वह धीरे धीरे खुद को उठाता है और देखता है कि उसकी माँ पास में बैठी है और एक किताब में लिख रही है। ऐसा लगता है कि आखिरकार उसने उसे बचा लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि वह पहले स्थान पर बेहोश क्यों हुआ। ऐसा लगता है कि उसकी क्षमता की शक्ति उसके शरीर के लिए बहुत अधिक है। उसने इसे केवल 30 सेकंड के लिए इस्तेमाल किया और फिर भी यह उसे पूरी तरह से थका दिया और उसे पूरी तरह से असहाय छोड़ दिया। फिलहाल उसे फिर से अपनी शक्तियों को संभालने के लिए और मजबूत होना होगा। जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा है, वह अपनी माँ के रोने की आवाज सुनता है। वह उस किताब को देखता है जो वह पढ़ रही है और वह चिपचिपे नोट्स से ढकी हुई है। पृष्ठ पर वह लिखती है कि कैसे वह अपना खजाना लगभग खो चुकी थी। ऐसा लगता है कि वह उसके बारे में बात कर रही है। उसकी पीठ पर भी एक बुरा चोट का निशान है और संभवतः उसे यह चोट उसे बचाने के दौरान लगी। उसके पिछले जीवन की माँ उसे जल्दी लाभ के लिए संगठन को खुशी खुशी बेच देती और फिर भी इस महिला ने उसे बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाला। वह उसे सांत्वना देने के लिए अपना एक छोटा हाथ बढ़ाता है और जैसे ही वह उसे छूने का एहसास करती है वह उसे कसकर गले लगा लेती है। ऐसा लगता है कि यह महिला उससे अलग है और यह उसे कुछ समय के लिए उसके साथ रहने का निर्णय लेने पर मजबूर करता है। फिर भी ज्यादा समय नहीं है और दुनिया 1 हफ्ते से भी कम समय में बदल जाएगी। अगला राक्षस पहले से ही रास्ते में होना चाहिए और उसे अपने नए घर की रक्षा करने के लिए 30 सेकंड से अधिक समय तक लड़ने में सक्षम होना चाहिए। उनके अपार्टमेंट के बाहर एक खिड़की साफ करने वाला दर्द में कांपता है क्योंकि नीला कीचड़ उसकी आंखों, मुंह और नाक से बाहर निकलता है। नीला कीचड़ नीचे फिसलता है और किसी विशेष स्थान की ओर जाते हुए उसके नीचे के नाली पाइपों में प्रवेश करता है। जब एचान अपने अगले कदमों पर विचार कर रहा होता है, उसकी माँ उसके पास एक लाल कंबल में ढकी हुई चीज लाती है। वह कंबल हटाती है और उसके लिए एक पिंजरे में एक कुत्ता प्रकट होता है। उसने कुत्ता उनके पड़ोसी से लिया ताकि उसके पास एक साथी हो सके। एचान को अपने पिछले जीवन से वह कुत्ता याद है। ये एक उग्र कुत्ता था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इसे इस जीवन में फिर से देखेगा। इसके अलावा कुत्ता बच्चे का साथी बनने के लिए बहुत बड़ा है। हालांकि यह एचान के लिए अच्छा साबित हो सकता है। उसकी माँ थोड़ी भुलक्कड़ हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे कभी कभी उपयोगी हो सकती है। अगर वह कुत्ते को सही तरीके से प्रशिक्षित करता है तो यह एक मजबूत सहयोगी बन सकता है और यह परिवहन का साधन भी बन सकता है। आखिरकार बड़ा कुत्ता होना इतना बुरा नहीं हो सकता। उसकी माँ उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान देखकर मुस्कुराती है। ऐसा लगता है कि उसने सही निर्णय लिया और कम से कम इससे वह खुश हो गया। वह उन्हें खेलने के लिए छोड़ देती है जबकि वह घर के कुछ और काम करने जाती है। एचान कुत्ते को घूरता है और सोचता है कि वह इसके साथ क्या करने वाला है। फिलहाल उसे पहले इसे खिलाना होगा। वह रसोई से कुत्ते को एक सॉसेज देता है और उसे खाने का आदेश देता है। अगर वह इसे खा लेता है तो एचान उसका मालिक बन जाएगा और प्रशिक्षण शुरू हो सकता है। बच्चे के कुत्ते के साथ अनुबंध बनाने के प्रयास के बावजूद ऐसा लगता है कि यह समझने के लिए बहुत सरल है कि वे क्या कर रहे हैं। जैसे ही कुत्ता सॉसेज उठाने के लिए झुकता है, एचान उसके सिर पर पैर रख देता है, उनके शक्ति संतुलन का अंतर दिखाते हुए। हालांकि भले ही कुत्ता यह नहीं समझता कि बच्चा क्या कह रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपमान सहन करेगा। ये 2 पंजों से एचान के चेहरे पर मुक्का मारता है जिससे बच्चा उड़ जाता है। फिर यह शांति से अपनी सॉसेज का आनंद लेने के लिए मुड़ जाता है, लेकिन बच्चा इसे चुपचाप सहन नहीं करेगा। एचान जोरदार युद्ध किनारे के साथ कुत्ते पर हमला करने के लिए कूदता है। वह कुत्ते पर झपटता है और दोनों आपस में लड़ते हैं जबकि माँ उनकी हरकतों पर हंसती है। ऐसा लगता है कि वे दोनों पहले ही दोस्त बन गए हैं। जब वह खाना बना रही होती है तो उसे एहसास होता है कि उसका आटा खत्म हो गया है। जब वह झुककर उसे ढूंढने की कोशिश करती है तो एक नीला स्लाइम मॉन्स्टर सिंक से बाहर आता है और लड़ते हुए कुत्ते और बच्चे के ऊपर खड़ा हो जाता है। सीधे उस अनजान महिला की ओर बढ़ता है जो अभी भी नया आटा ढूंढने और पकाने की कोशिश कर रही है। स्लाइम मॉन्स्टर हवा में उड़ता है और सीधे एचान की माँ की ओर बढ़ता है। कुत्ता तुरंत हरकत में आता है और मॉन्स्टर के पास दौड़ता है इससे पहले कि वह उसे नुकसान पहुंचा सके। ये समय पर वहां पहुंच जाता है और उसे सिंक की अलमारी में धकेल देता है इससे पहले कि स्लाइम उस पर हमला कर सके। शुक्र है माँ को पता नहीं चलता कि उसके पीछे स्लाइम और कुत्ता लड़ रहे हैं।
ए चान पूरे घटनाक्रम को बिना प्रभावित हुए देखता है। राक्षस इतना कमजोर है कि कोई वास्तविक समस्या नहीं पैदा कर सकता, लेकिन फिर भी इससे निपटना मुश्किल होगा। इसकी तरलता के कारण काटने और छेदने वाले हमले बेकार हैं, इसलिए उन्हें इससे निपटने का कोई और तरीका खोजना होगा। उसकी माँ खुद को अलमारी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने सिर के दर्द को लेकर अधिक चिंतित है। उसे यह भी एहसास नहीं है कि उसके पीछे कुत्ते और राक्षस के बीच तीव्र लड़ाई हो रही है। आखिरकार कीचड़ कुत्ते को घेरने लगता है और कुछ अलग रूप में बदलने लगता है। ए चान को तेजी से काम करना होगा, इससे पहले कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएं। उसे अपनी पिछली लड़ाइयों से याद है कि कीचड़ राक्षस सूखेपन के प्रति कमजोर है, इसलिए उसे इसे सुखाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। वह तुरंत अपने पाउडर दूध से भरी बोतल को देखता है और उसे खोलकर राक्षस पर फेंक देता है। कीचड़ सिकुड़ जाता है और आकार में छोटा हो जाता है, फिर कमरे में इधर उधर उछलने लगता है। दूध के कारण नमी खोने से वह घबरा गया और यह इसके कारण प्रतिक्रिया कर रहा है। ए चान इस अवसर का लाभ उठाता है जब यह हिलना बंद कर देता है और उसे एक कूड़ेदान के नीचे फंसा देता है। ऐसा लगता है कि चीजें साफ हो गई हैं और कुत्ता और उसकी माँ रसोई के काउंटर के पीछे से अपना सिर बाहर निकालते हैं। फिर उसकी माँ गलती से उन दोनों पर आटा गिरा देती है, जिससे वे पहले से भी अधिक भ्रमित हो जाते हैं। आटा गिरने के कारण उसकी माँ जल्दी से खुद को धोने के लिए चली जाती है ताकि आटा उसके कपड़ों पर दाग न लगा दे। इस बीच ए चान एक राक्षस को पकड़ने के रोमांच का आनंद लेता रहता है। स्लाइम्स का उपयोग प्राकृतिक राक्षस प्रतिरोधक के रूप में किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि अगर वह स्लाइम के तरल को खिड़कियों पर फैला देता है तो यह भविष्य में होने वाले किसी भी राक्षस हमले से बचाव के रूप में काम कर सकता है। अचानक कूड़ेदान हिलने लगता है और स्लाइम उसके नीचे से बाहर कूद जाता है। चुप्पी का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है। कुत्ता उसके सामने आ जाता है इससे पहले कि वह बहुत दूर जा सके और ए चान उसे फिर से पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन यह फिर भी फिसल कर निकल जाता है। इस बार पूरी तरह से कूड़ेदान के नीचे फंसने से बच जाता है। जाने से पहले ये खिड़की से बाहर फिसलते हुए उन दोनों को बीच की उंगली दिखाता है। स्लाइम अपने आप उनके घर आया और अराजकता फैलाई और फिर अपने आप जाने की हिम्मत की। यह कमजोर हो सकता है, लेकिन यह दोनों की पसंद के लिए बहुत घमंडी है और यह उन्हें इसे स्वतंत्र रूप से भागने देने के लिए बहुत गुस्सा करता है। ए चान एक पास की छतरी को हथियार के रूप में पकड़ती है और कुत्ते पर एक भरोसेमंद घोड़े की तरह चढ़ जाती है। ये समय है उसके लिए उस राक्षस का पीछा करने का, इससे पहले कि वह बहुत दूर चला जाए और भी अधिक परेशानी पैदा करे। वे इसे भागने नहीं दे सकते ताकि यह भविष्य में उनके या दूसरों के लिए और परेशानी न पैदा करे। वे इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि स्लाइम एक इमारत के ऊपर बैठा है। यह एक गुजरती लड़की के सिर पर अपनी तरलता टपकाता है और वह समय पर ऊपर देखती है और उसे नीचे कूदते हुए और उसे निगलने की कोशिश करते हुए देखती है। ए चान और कुत्ता उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं, जबकि बच्चा यह समझने की कोशिश करता है कि क्या करना है। अगर वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है तो वह निश्चित रूप से स्लाइम के खिलाफ टिक नहीं पाएगा, लेकिन अगर वे राक्षस को लड़की पर स्वतंत्र रूप से हमला करने देते हैं तो यह जगह खून का समंदर बन जाएगी। ऐसा दृश्य कुछ ऐसा है जिसे ए चान ने अपने पिछले जीवन में काफी देखा है। कुत्ता लड़की तक समय पर पहुंचने के लिए काफी तेज है और उसके ऊपर से कूद जाता है, जबकि ए चान छाता खोलता है और लड़की पर गिरने से पहले स्लाइम की बारिश को रोक देता है। स्लाइम नहीं रुकता और छाते से कूदकर इस बार सीधे कुत्ते और बच्चे पर हमला करने की कोशिश करता है। चूंकि ए चान अपनी शक्तियों का उपयोग केवल थोड़े समय के लिए कर सकता है, उसके पास एक मौका है और वह तुरंत राक्षस को खत्म कर सकता है। वह अपनी शक्तियों के साथ एक बढ़ा हुआ मुक्का मारता है, जिससे राक्षस तुरंत नष्ट हो जाता है। कीचड़ फट जाता है और क्षेत्र में बरसता है, पूरी तरह से पराजित हो जाता है, जबकि ए चान और कुत्ता इस छोटे से युद्ध के बाद विजयी खड़े होते हैं। सौभाग्य से वह समय पर लड़की को बचाने में सफल रहा, इससे पहले कि वह स्लाइम का भोजन बन जाती, लेकिन उसने उसे अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए देखा और वह डरी हुई लग रही है। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना लड़की बिना पीछे देखे सड़क पर दौड़ लगाती है। ये समझ में आता है कि वह भाग गई, इस दृश्य को देखते हुए जो उसने अभी देखा। सबसे कठिन बात यह सोचने की है कि उसे इस गड़बड़ी को साफ करने में कितना समय लगेगा। उसकी पूंछ उसके डायपर से बाहर आती है और सड़क पर बिखरी हुई कीचड़ को सोखने के लिए जाती है। ऐसा लगता है कि पूंछ में दूसरे राक्षस की क्षमता को अवशोषित करने की शक्ति है। अपने पिछले जीवन में केई के लिए नई क्षमता को अवशोषित करने का एकमात्र तरीका यह था कि वह इसे पिछली क्षमता के साथ बदल दे। हालांकि अब पूंछ तेजी से बिखरे हुए स्लाइम तरल को खा रही है और शक्ति को अपनी बना रही है। वह अपने हाथ में एक स्लाइम बॉल बनाकर शक्ति का परीक्षण करता है और यह वास्तव में ऐसा लगता है कि दोनों शक्तियां सह अस्तित्व में हैं। अपने पिछले जीवन में केई ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह जितना कम हो सके क्षमताओं को बदले ताकि वह संगठन द्वारा पकड़ा न जाए। अंत में यही उसकी हार का कारण बना, लेकिन यह नहीं बदलता कि ताओटी की पूंछ ने किसी तरह अपने आप कैसे विकसित हो गई। यह सबसे अधिक संभावना उसकी उम्र के कारण हो सकता है। जब कोई व्यक्ति कम उम्र में क्षमताओं का विकास करना शुरू करता है तो क्षमता की शक्ति अधिक होती है और व्यक्ति उसे तेजी से अपनाने में सक्षम होता है। केई 10 वर्ष की उम्र में क्षमताओं के लिए योग्य उपयोगकर्ता बन गया, लेकिन उससे छोटे सभी लोग मर गए। अधिकांश बच्चे राक्षस के विष को सहन नहीं कर सकते और वे सभी इसके संपर्क में आते ही मर जाते हैं। लेकिन अब केई अपने पिछले जीवन के किसी भी अन्य संभावित उम्मीदवारों से भी छोटा है, जिसका अर्थ है कि उसकी विकास क्षमता असीमित है। जब वह सोच रहा था कि चीजें कैसे करनी है, कुत्ता उसे सुरक्षित रूप से घर ले आया।
वह अपने भरोसेमंद घोड़े की पीठ से कूदता है और अपने नए स्लाइम शक्तियों का उपयोग करके क्षेत्र को ढक देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अब कोई राक्षस उसके घर नहीं आएंगे। लेकिन सिर्फ इतना करने से ही उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है और वह थक चुका है। नई शक्तियां प्राप्त करने या अपनी वर्तमान शक्ति के अनुकूल होने के बारे में सोचना बेकार है, क्योंकि उसकी सहन शक्ति इतनी कम है कि वह शक्तियों के साथ कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। हालांकि उसे संभावित भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके स्लाइम बैरियर की वजह से राक्षस अब उन्हें परेशान नहीं करेंगे। एचान थकावट में फर्श पर गिर जाता है और कुत्ता उसके पास आता है अपनी आंखों में खतरनाक नजर के साथ। ऐसा लगता है कि आखिरकार कुत्ते के लिए पहले की बेइज्जती का बदला लेने का समय आ गया है। कुत्ता झुकता है और एचान को उसकी शर्ट की गर्दन से उठाता है और एक पल के लिए बच्चा सोचता है कि वह कुत्ते के खाने में बदलने वाला है। अपार्टमेंट में वापस उसकी माँ शॉवर से बाहर आती है, पहले गिरे आटे से पूरी तरह साफ। वह देखने के लिए लिविंग रूम की ओर जाती है कि उसका बेटा कैसा है और उसे कुत्ते के साथ फर्श पर लिपटा हुआ देखती है। ऐसा लग सकता है कि वे लिपटे हुए हैं, लेकिन एचान कुत्ते के वजन के खिलाफ जोर से संघर्ष कर रहा है। घंटे बीत जाते हैं और बच्चा अपने फुल्फी जेल से खुद को आजाद कर लेता है ताकि अपार्टमेंट की सुरक्षा पर काम कर सके। वह खिड़कियों और वेंट्स को और साथ ही ड्रेनेज पाइप्स को विशेष स्लाइम से कोट करने में सफल हो जाता है। अब भले ही घर पर कोई बड़ी आपदा आ जाए, वे कुछ समय के लिए सुरक्षित रहेंगे। ये सब करते हुए वह ताउटी की पूंछ की वर्तमान स्थिति का पता लगाने में सक्षम था। जाहिर है ये एक साथ 4 क्षमताओं को संग्रहित कर सकता है, जबकि अपने पिछले जीवन में उसे एक के बदले दूसरी को बदलना पड़ता था। अभी वह अपनी पूंछ और अपने स्लाइम शक्तियों का उपयोग कर सकता है, लेकिन केवल लगभग आधे मिनट के लिए। एक बड़ी आपदा के लिए तैयार होने के लिए उसे अन्य चीजें करनी होंगी। सर्वनाश में किसी भी जीवित व्यक्ति को सबसे पहले जिन चीजों की सख्त जरूरत होती है वे हैं आपूर्ति। आपदा के बाद सबसे बड़ी मौत का कारण तो राक्षस भी नहीं थे, यह भूखमरी थी जो बाधित लॉजिस्टिक्स के कारण हुई, जिसने अंततः आपूर्ति के लिए हताश संघर्ष को जन्म दिया। यदि कोई व्यक्ति जल्दी ही आपूर्ति का भंडारण कर सके और संघर्ष से पूरी तरह बच सके तो वह व्यक्ति अनुयायियों को भी बना सकता है और आपदा के सबसे खतरनाक हिस्सों के दौरान अपने पक्ष में लोगों को रख सकता है। एचान को इसे जल्द से जल्द तैयार करना होगा, लेकिन एक बच्चे के रूप में वह जो कर सकता है उसमें एक सीमा है। सुपरमार्केट भीड़भाड़ वाले हैं और अंततः जगहें राक्षसों से भर जाएंगी। यदि एक व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है तो बीमारी तेजी से फैल जाएगी और इसे धीमा करने की कोई उम्मीद नहीं होगी। अपनी वर्तमान स्थिति में एचान निश्चित रूप से अकेले एक बड़े समूह का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी उसके पास आपूर्ति प्राप्त करने के लिए बहुत जगह भी नहीं है। जब वह भविष्य में आपूर्ति प्राप्त करने के अन्य विकल्पों के बारे में सोच रहा होता है तो उसकी माँ का फोन लिविंग रूम की मेज पर बजता है। वह यह देखने जाता है कि कौन है और मकान मालिक के समूह चैट से संदेश आते हुए देखता है। सौभाग्य से उसका फोन लॉक नहीं है, इसलिए वह इसे आसानी से खोल सकता है और देख सकता है कि क्या हो रहा है। ग्रुप चैट में लोग एक अजीब वायरस के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो फैल रहा है और कैसे वायरस से संक्रमित लोग राक्षस बन रहे हैं। यह स्पष्ट है कि वे अभी तक नहीं जानते कि आने वाली प्रलय की गंभीरता क्या है और एचान उन्हें इसके बारे में थोड़ा समझाने के लिए अधिक खुश है। वह चुपके से एक खाता बनाता है और कमरे में प्रवेश करता है, लोगों को सूचित करता है कि एक बड़ी आपदा आ रही है और उन्हें अपनी आपूर्ति प्राप्त करनी चाहिए, इससे पहले कि सब कुछ अराजकता में बदल जाए। हालांकि वह उन्हें सावधानीपूर्वक निर्देश देकर मदद करने की कोशिश कर रहा है, यह स्पष्ट है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। तथ्य यह है कि उसने अभी अभी खाता बनाया है और उसके पास अभी तक कोई प्रोफाइल नहीं है, उसकी स्थिति में मदद नहीं करता, उसके लिए एक नवजात के रूप में कुछ भी करने के लिए नहीं है और ऑनलाइन फोरम भी ज्यादा मददगार नहीं है। इस गति से संगठन बनने से पहले ही वे सब मर जाएंगे। अचानक फोन पर एक मित्र अनुरोध आता है। वह जिज्ञासा से अनुरोध स्वीकार करता है और दूसरी तरफ का व्यक्ति सीधे मुद्दे पर आता है और उसे बताता है कि अगर वह वास्तव में सामान की तलाश कर रहा है तो वे उसके साथ एक सौदा करना चाहते हैं। उस व्यक्ति का उपयोगकर्ता नाम हॉट है और यह बच्चे को परिचित लगता है। वह वही नाम था एक महिला का जो संगठन के लिए काम करती थी और उसका नाम भी हॉट था। उसका अनुमान बिल्कुल सही है और स्क्रीन के दूसरी तरफ वही हॉट है जिसके बारे में वह सोच रहा है। वह कंप्यूटर और गैजेट्स से भरे कमरे में कुर्सी पर आराम से बैठी हुई उसे मैसेज कर रही है। ऐसा लगता है कि उसके लिए चीजें बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। यह स्पष्ट है कि जिससे वह बात कर रही है वह बहुत सतर्क व्यक्ति है। किसी भी प्रकार का सौदा करने से पहले वे उसकी योजना सुनना चाहते हैं। उनसे बात करना पहले ही बहुत परेशानी भरा हो गया है और उन्होंने एक दूसरे से मुश्किल से कुछ शब्द ही बोले हैं, इसलिए वह सीधे प्रस्ताव देने का निर्णय लेती है ताकि उनका सौदा पक्का हो सके। वह उसे सभी आवश्यक सामग्री देने की पेशकश करती है, चाहे वह खाना हो, पानी हो, कवच हो या जो भी उन्हें चाहिए। वह केवल एक चीज पर कीमत लगाएगी और वह है कोई भी जानकारी जो उसे चाहिए। इसकी कीमत 100 मिलियन येन है, लेकिन हॉट के लिए परिवहन भी एक समस्या है, इसलिए वह उसे वह जानकारी देने की पेशकश करती है जो उसे चाहिए अगर वह उसे अपनी एकत्रित आपूर्ति का 20% दे। उसकी आवाज का लहजा और 100 मिलियन येन की शुरुआती कीमत दोनों ही किसी प्राथमिक स्कूल के बच्चे के लिए अधिक उपयुक्त लगते हैं। इसे तार्किक रूप से देखने पर यह असंभव है कि वह व्यक्ति जिससे वह बात कर रहा है वह वही हॉट नहीं है जिसे वह संगठन से याद करता है। वह उससे बातचीत जारी रखता है, उससे सीधे पूछता है कि उसे उसकी बातों पर क्यों भरोसा करना चाहिए। इसके अलावा वह यह भी पूछता है कि उसे पहले स्थान पर इन वार्ताओं के लिए सहमत क्यों होना चाहिए। हॉट उससे पूछती है कि क्या वह सहयोगी बनने के बजाय दुश्मन बनने की उम्मीद कर रहा है। वह चाहती है कि वे एक दूसरे से झगड़ने या अविश्वास करने के बजाय अच्छे से रहें।
बच्चा सहमत होता है और पूछता है कि सामान लेने की जगह कहाँ है। वह उसे बताती है कि उसने जानकारी उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग की निचली मंजिल पर एक मेल बॉक्स में रख दी है। संगठन अभी तक नहीं बना है, जिसका मतलब है कि हॉट अभी तक उसकी एक कार्यकारी नहीं है और इसके बावजूद वह अभी भी एक खतरनाक महिला है जो अपने लाभ के लिए लोगों के साथ खिलवाड़ करने के लिए जानकारी का उपयोग करती है। एक बार जब वह अपने लक्ष्य पर नजरें गड़ा लेती है तो वह उस व्यक्ति का पूरी तरह से शोषण करने के लिए हर चाल का उपयोग करेगी जो वह जानती है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह किसी के साथ मिलकर रहना चाहेगी जिससे उसने अभी अभी बात करना शुरू किया है। वो बस उसे जानकारी का उपयोग करके जाल में फंसाना चाहती है। लेकिन इस बार ए चान उसकी चालों को समझ चुका है और वही चीजों को हिला देगा, वे नहीं। वह पहले आराम करता है और 2 घंटे के लिए सोता है। जब वह जागता है तो उसकी पहले की थकी हुई ताकत पूरी तरह से वापस आ चुकी होती है और वह जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। लिफ्ट में सुरक्षा कैमरे हैं और वह अपनी पहचान इतनी आसानी से उसे नहीं दिखाना चाहता, इसलिए वह सीढ़ियों की ओर ध्यान देता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी योजना में एक समस्या है। वह अभी भी एक बच्चा है और सीढ़ियां चढ़ना उसके वर्तमान शरीर के लिए बहुत कठिन है। ऐसे में उसे अपने फुलदार साथी पर निर्भर रहना होगा। वह सोफे पर सो रहे कुत्ते की ओर मुड़ता है, यह जानते हुए कि वही उसका एकमात्र सहारा है उस मेल बॉक्स तक पहुंचने का। एचान कुत्ते की पूंछ पकड़कर उसे खींचकर जगाने जाता है, लेकिन कुत्ता खुश नहीं होता। ये अपनी पूंछ से एचान को दूर धकेल देता है, जिससे छोटा बच्चा लाल गाल के साथ उड़ जाता है। और एचान ने सोचा था कि उसने जानवर को काबू में कर लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे अभी भी अच्छे संबंध में नहीं हैं। एचान रसोई के काउंटर पर कुछ देखता है जो उसकी मदद कर सकता है। ये ट्रीट्स का एक डिब्बा है और वह इसका उपयोग कुत्ते को अपनी मदद के लिए लुभाने में कर सकता है। वह कुछ कुत्ते के ट्रीट्स अपने हाथों में डालता है और उसे उसकी नाक के पास ले जाता है। कुछ ही सेकंड में कुत्ता उठ जाता है और तुरंत सौदे के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा लगता है कि अपनी मजबूत शक्ल के बावजूद ये कुत्ता वास्तव में आसानी से खुश हो जाता है। अपनी सवारी सुनिश्चित करने के बाद अगला कदम उस जगह तक पहुंचना है जहां हॉट ने जानकारी छोड़ी थी, इससे पहले कि उसकी मां जाग जाए। वह कुत्ते पर सवार होकर अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर जाता है और अंततः वहां पहुंचता है जहां मेल बॉक्स है। एक मेल बॉक्स के अंदर एक गुलाबी पत्र बाहर निकला हुआ है। यह स्पष्ट रूप से उसका लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन वहां एक कैमरा भी है जो क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। यह स्पष्ट है कि हॉट अपनी पहचान की पुष्टि के लिए कैमरा का उपयोग करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो उसकी जानकारी तुरंत भेज दी जाएगी और वह अपनी बढ़त खो देगा। हॉट उन लोगों के साथ उलझती नहीं है जिन्हें वह नहीं जानती, इसलिए एचान को अपनी गुमनामी बनाए रखनी होगी, चाहे कुछ भी हो। उस स्थिति में उसे बस उसे भ्रमित करना होगा। बच्चा अपनी शक्तियों को सक्रिय करता है, पतले लाल तंतु कमरे के चारों ओर फैलाता है और किसी भी संदिग्ध चीज के लिए आसपास की जांच करता है। अपार्टमेंट के सुरक्षा कैमरे के अलावा वह 3 अन्य छिपे हुए कैमरे ढूंढने में सफल होता है जो संभवतः उसके द्वारा लगाए गए हैं। यह स्पष्ट है कि वह उसकी पहचान उजागर करने के लिए बेताब है। हॉट अपने कंप्यूटर रूम में हंसती है, उत्सुकता से इंतजार करती है कि इस बार कौन उसके जाल में फंसेगा। हालांकि बिना किसी के मेल बॉक्स के पास आए उसे उस व्यक्ति से पुष्टि मिलती है जिससे वह बात कर रही थी कि उसने पहले ही जानकारी इकट्ठा कर ली है। वह कैमरा फुटेज को बेताबी से देखती है, लेकिन फीड में उसे केवल एक कुत्ता मेल बॉक्स के पास खड़ा दिखाई देता है। उसे यह नहीं पता कि कुत्ते के पीछे वही व्यक्ति है जो उसे परेशान कर रहा है, चुपके से पत्र पढ़ने की कोशिश कर रहा है बिना उसके जाने। उसने यह पता लगा लिया कि कैमरे का अंधा स्थान कहाँ है और अपने प्यारे साथी का उपयोग करके छिपकर पत्र को चुपचाप पढ़ा। वह मेल बॉक्स से फ्लायर निकालता है और बिना देखे जल्दी से चला जाता है। फ्लायर उसे क्षेत्र के एक सुपरमार्केट में एक क्लियरेंस सेल डील की ओर इशारा करता है और संभवतः उसे वहीं जाना है। जैसे ही वह फ्लायर पढ़ता है, हॉट बेचैनी से उसे फोन करती है। उससे पूछती है कि वह वास्तव में कौन है। वह उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वह अपनी पहचान तभी बताएगा जब वह उसे 100 मिलियन येन देगी। ये बात हॉट को और भी अधिक गुस्सा दिलाती है कि यह व्यक्ति जो भी है वे स्पष्ट रूप से उसे कम आंक रहे हैं और वह सुनिश्चित करना चाहती है कि वे इसे पछताएं। वह एक मकड़ी निगरानी प्रणाली को सक्रिय करती है जो एक नाली के भीतर छिपी होती है और उसे पूरे भवन को स्कैन करने का आदेश देती है। मकड़ी जैसा उपकरण एक कैमरे से सुसज्जित है, साथ ही यह धूल रोधी, जल रोधी और तापमान, चुंबक, उच्च गति और बिजली के झटके के प्रति प्रतिरोधी है। मकड़ी एचान और कुत्ते की ओर बढ़ती है, लेकिन तुरंत ही उनके पीछे सीढ़ियों से नीचे आ रही फुलदार चप्पलों की एक जोड़ी द्वारा कुचल दी जाती है। उसकी $30 मिलियन की रोबोट कुछ ही सेकंड में नष्ट हो जाने पर वह दर्द से चिल्लाती है। इसे नष्ट करने वाली व्यक्ति उसकी अपनी माँ है और वह उन्हें देखने के लिए नीचे आई थी क्योंकि वह उन्हें कुछ समय से नहीं देख पाई थी। हॉट अपने स्पाइडर डिवाइस के नुकसान पर रोती है, लेकिन सौभाग्य से ऐसा लगता है कि ऑडियो फंक्शन अभी भी काम कर रहा है। वह दूसरी तरफ एक महिला की आवाज सुन सकती है और फिर उसे एहसास होता है कि कॉल फंक्शन भी काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि वे भी उसे सुन सकते हैं। वह माइक उठाती है और दूसरी तरफ जो भी है उसे धमकाने की कोशिश करती है। उन्हें चेतावनी देती है कि उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं जीता क्योंकि उन्होंने उसके स्पाइडर को कुचल दिया। अब जब उसने उनकी आवाज सुन ली है, वह उनके सभी संदेश और उनका काला अतीत इंटरनेट पर उजागर कर सकती है। वह उन्हें चिढ़ाती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ जो भी है वह जवाब नहीं देता।
इसके बजाय वे किसी और से बात करते रहते हैं, टिप्पणी करते हैं कि वे हल्के कपड़े पहने हुए हैं और उन्हें सर्दी लग सकती है। तभी हॉट को एहसास होता है कि दूसरी तरफ का व्यक्ति उसे सुन नहीं सकता और वह पूरे समय खुद से बात कर रही थी। इसके अलावा थोड़ी खोजबीन करने के बाद, अपनी विशाल नेटवर्क और कनेक्शनों के बावजूद, वह यह पता नहीं लगा पा रही है कि दूसरी तरफ का व्यक्ति कौन है। वे जो भी हैं पूरी तरह से छिपे हुए हैं और उसे कोई अंदाजा नहीं है। इस बीच ए-चान को उसकी माँ से अपार्टमेंट तक मुफ्त सवारी मिलती है। वह उसे अकेले बाहर आने के लिए डांटती है और बताती है कि यह कितना खतरनाक है। इस बीच यांत्रिक मकड़ी फर्श पर कुचली पड़ी है और इसे केवल 4% क्षमता पर ही उपयोग किया जा सकता है। हॉट अंततः ए-चान से फिर से संपर्क करती है और बच्चे को बताती है कि वह जानकारी मुफ्त में देगी, साथ ही आपूर्ति भी। ऐसा लगता है कि उसने पहले ही हार मान लिया और यह लगभग निराशाजनक है कि उसने इतनी आसानी से हार मान ली, बावजूद इसके कि उसने कितनी परेशानी पैदा की। जब वे अपार्टमेंट लौटे तो आश्चर्यजनक रूप से ए-चान को अपार्टमेंट से बाहर भागने के लिए कुछ नहीं कहा गया। उसकी माँ सोचती है कि कुत्ते ने खुद दरवाजा खोला और बच्चा आधी नींद में बाहर रेंग गया। इस वजह से वह कुछ समय के लिए कुत्ते का उपयोग नहीं कर पाएगा और इसे ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बांध दिया गया है। हॉट के अनुसार एक वेयर हाउस स्टाइल सुपरमार्केट जल्द ही खुलेगा, जिसका मतलब है कि वह उन्हें उन वस्तुओं की आपूर्ति देने जा रही है जो उसने दूसरों से चुराई थी। हॉट का ऐसा स्वेच्छा से करना उसके बावजूद काफी उदारता दिखाता है। फिर अगर वह सामग्री इकट्ठा करने जा रहा है तो उसे यह जल्दी करना होगा, लेकिन पहले उसे यह पता लगाना होगा कि सबसे पहले सुपरमार्केट कैसे पहुंचा जाए। उसने अपनी माँ के लिए मेज पर एक फ्लायर छोड़ दिया है, लेकिन उसने उसे देखा भी नहीं है। वह सीधे उसे दुनिया के अंत के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन उसे कुछ करना होगा। जैसे ही वह यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या करना है, वह सुनता है कि वह कह रही है कि केवल 5 दिन का दूध बचा है। यह एक सही मौका है और वह इसका फायदा उठा सकता है। वह मेज पर रखे दूध के कप को गिरा देता है और फिर जब वह शोर सुनकर देखने आती है तो सोने का नाटक करता है। जब वह दूध साफ करने जाती है तो वह अंततः मेज पर सुपरमार्केट का फ्लायर देखती है। वह उसे उठाती है और उसे देखने पर विचार करने लगती है और सब कुछ ए-चान की योजना के अनुसार होता है। गोदाम की यात्रा का दिन आखिरकार आ जाता है और वह बच्चे को गुलाबी कपड़े पहनाती है, जिससे उसे निराशा होती है। जब वे दोनों बाहर होते हैं तो कुत्ते को घर पर बहुत सारा खाना छोड़ दिया जाता है। वे सुपरमार्केट पहुंचते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले एक सुरक्षा गार्ड उसके पास दौड़कर आता है और पूछता है कि वह इस क्षेत्र में क्या कर रही है। वह उसे बताता है कि एक संक्रामक बीमारी फैल रही है और लोगों को बाहर जाने से बचना चाहिए। माँ उसे बताने की कोशिश करती है कि वह सिर्फ अपने बच्चे के लिए पाउडर दूध खरीदना चाहती है, लेकिन गार्ड उसकी कोई भी बहाना नहीं सुनता। वह एक सरकारी कर्मचारी है और ए-चान जानता है कि सरकार जल्द ही गायब हो जाएगी, इसलिए उन्हें ऐसी चीजों की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। गार्ड ये सब केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे आदेश दिया गया है और वह उसे बताता है कि उसे घर जाना चाहिए। जैसे ही वह उससे बात कर रहा है, उसे यह ध्यान नहीं रहता कि राक्षस उसके पीछे आ रहा है, जब तक कि वह आदमी के सिर पर अपना हाथ नहीं रख देता। एक पल में राक्षस अपना हाथ दबाता है और आदमी का सिर खून से भरे गुब्बारे की तरह फट जाता है। फिर यह असहाय माँ और बच्चे पर नजरें जमाता है। यह राक्षस अब तक ए-चान द्वारा सामना किए गए किसी भी चीज से बहुत बड़ा है और यह एक मजबूत प्रसार प्रकार का है, इसलिए इसके कोई विशेष कमजोर बिंदु भी नहीं है। वह अपनी ताकत प्रकट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता तो वह और उसकी माँ दोनों यहाँ मर जाएंगे। समय बर्बाद करने का नहीं है और वह कार्रवाई करने ही वाला है, लेकिन उसकी माँ उसे स्ट्रोलर से निकाल लेती है और भागने की कोशिश करती है। ए-चान जानता है कि भागना बेकार है क्योंकि यह चीज पूरी तरह से अलग प्रजाति है। ये इंसान से कहीं तेज है और उसकी माँ के पास पैदल भागने की कोई उम्मीद नहीं है। जैसे ही राक्षस उनके करीब आता है, ए-चान दीवार पर आग बुझाने वाले यंत्रों का एक केस देखता है और फिर वह अपने शक्तियों का उपयोग करके केस को तोड़ देता है। यह फट जाता है और पूरे क्षेत्र को गैस से ढक देता है। अचानक बादल ए-चान के लिए अपनी माँ की बाहों से निकलने और राक्षस पर हमला करने के लिए पर्याप्त होता है, जिससे वह उड़कर दीवार से टकरा जाता है। उसके पास लगभग 30 सेकंड हैं और जब तक धूल बैठती है इस राक्षस से निपटने के लिए। उन 30 सेकंड में उसे इस राक्षस के साथ लड़ाई को निपटाना होगा, इससे पहले कि उसकी माँ को पता चले कि क्या हो रहा है। उसकी माँ अचानक राक्षस के हमले के कारण बेहोश हो गई है, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सब कुछ संभाल ले इससे पहले कि वह जागे। उसके लिए सौभाग्य की बात है कि वह पहले के प्रभाव से बेहोश है, लेकिन समय नहीं है। प्रसार प्रकार का कोर उसके सिर में होता है। अगर वह इसके सिर पर वार कर सके तो यह निश्चित रूप से एक ही वार में मर जाएगा। हालांकि पहले दिए गए वार के बाद भी राक्षस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ए-चान को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जानवर को एक ही वार में खत्म कर दे, इससे पहले कि वह उठकर उसे या उसकी माँ को चोट पहुंचा सके। इस बार वह कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकता जैसा कि उसने पहले किया था। इस बार उसे अपनी ताकत से इसका सामना करना होगा। शुक्र है इस बार वह कम से कम खड़ा हो सकता है और उसे रेंगना नहीं पड़ेगा। राक्षस फैल करता है और बच्चे की ओर कूदता है, लेकिन ए-चान उसके गिरने से पहले ही रास्ते से हटने में सक्षम होता है। फिर वह अपनी क्षमता का उपयोग करके पतले धागों से राक्षस को काट देता है। वह राक्षस को खत्म नहीं कर पाया, लेकिन उस भारी हमले के बाद कम से कम उसे खून बहाने में सफल रहा। अभी हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ए-चान को यकीन है कि जीतने वाला वही होगा। वह फिर से राक्षस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है।
लेकिन वह कम से कम इसका सामना कर सकता है। अपने छोटे शरीर के कारण वह इसकी ज्यादातर हमलों को आसानी से चकमा दे सकता है और अपनी टोड़ी क्षमता से धागे का उपयोग करके इसके शरीर के चारों ओर झूलता है और उसे लपेटता है। फिर जब वह उतरता है तो वह धागे को खींचता है, जो फिर से तुरंत इसे काट देता है। ऐसा लगता है कि उसके पास बढ़त है, लेकिन उसे अभी भी इसे हराने के लिए राक्षस के सिर पर वार करना होगा। उसके लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े शरीर के साथ तेजी से चलने वाले बच्चे पर निशाना लगाना मुश्किल हो जाता है। यह अपनी पूरी ताकत का उपयोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसे तेजी से चलने के लिए मजबूर किया जाता है। राक्षस के लिए यह एक चूहे का पीछा करने जैसा होगा। आखिरकार अचौन राक्षस को पूरी तरह से पछाड़ने और चकमा देने वाला है। उसे इतना थका देता है कि वह मुश्किल से हिल पाता है। यह सब उसके पुराने जीवन की लड़ाइयों से अब तक के अनुभव के कारण संभव हुआ है। बच्चे के लगातार हमलों के कारण राक्षस की शक्ति काफी कम हो गई है और एक और वार इसे गिराने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उसे बहुत आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, और हालांकि राक्षस लगातार हमलों से गंभीर रूप से कमजोर हो गया है, यह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके अपनी पीठ से एक कांटा पकड़ता है और बच्चे पर अविश्वसनीय ताकत से फेंकता है। अचोन हमले से बचने के लिए काफी तेज है, लेकिन फिर भी यह उसके माथे पर गहरा कट लगा देता है। वह दूर हट जाता है, उसके और राक्षस के बीच काफी दूरी बना लेता है, इससे पहले कि वह एक और हमला कर सके। अगर यह इसी तरह हमला करता रहा तो बच्चे के पास इसे खत्म करने के लिए पास जाने का कोई मौका नहीं है। फिलहाल उसे कोई और रणनीति सोचनी होगी, जैसे कि अचानक हमला, या उसे इसका ध्यान भटकाने का कोई तरीका खोजना होगा। समय भी नहीं बचा है और जल्द ही उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के बाद के प्रभाव महसूस होंगे। फिलहाल उसे भागकर अपनी मां को ले जाना पड़ सकता है, इससे पहले कि वह घायल हो जाए। जैसे ही वह यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या करना है, वह देखता है कि उसकी मां बेसहारा होकर नीचे की मंजिल पर इधर उधर देख रही है। ऐसा लगता है कि उसका समय उससे जल्दी खत्म हो गया जितना उसने सोचा था, और अब वह जाग गई है और उसे बेताबी से ढूंढ रही है। जैसे ही वह उसे खोजती है, वह राक्षस के सामने आ जाती है और आश्चर्य में उसे देखती है। हालांकि भागने के बजाय वह अपनी जेब में कुछ लेने के लिए हाथ डालती है और अचोन बेताबी से चिल्लाता है कि वह भाग जाए, क्योंकि वह निश्चित रूप से अकेले राक्षस का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन नायक की मां के रूप में उसके पास निश्चित रूप से अपनी कुछ तरकीबें हैं। वह अपनी जेब से एक स्टन गन निकालती है और उसे राक्षस पर चलाती है, जिससे वह तीव्र बिजली के झटके से जम जाता है। यह असामान्य हो सकता है, लेकिन यही वह ध्यान भटकाने वाला है जिसकी बच्चे को तलाश थी। अचोन इमारत से नीचे सड़कों की ओर कूदता है, ठीक उसी समय जब राक्षस ठीक हो जाता है और उसकी मां पर झपटता है, जिससे वह पीछे की ओर उड़ जाती है। जैसे ही वह फर्श पर गिरती है और कन्वीनियंटली राक्षस से दूर देखती है, अचोन आसमान से एक बड़े हमले के साथ नीचे आता है, कचरे को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से। राक्षस समय पर ऊपर देखता है और देखता है कि एक बच्चा अपने पैर पर भारी ऊर्जा के साथ तेज गति से उसकी ओर आ रहा है। हमला सीधे राक्षस के सिर पर लगता है, उसे तुरंत तोड़ देता है और तुरंत मार देता है। उसकी मां अभी भी फर्श पर बेहोश पड़ी है जब बच्चा उसके पास उसकी हालत देखने के लिए जाता है। जितना वह अभी तक उसे पसंद नहीं करता, अगर वह उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रही होती तो उसके लिए यह और भी खतरनाक होता। न केवल उसने खतरे के बावजूद उसे बचाने की कोशिश की, बल्कि उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। उसे उसके लिए उपयोगी बनने से पहले अभी भी बहुत प्रशिक्षण से गुजरना है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह कम से कम उस पर भरोसा कर सकता है। जैसे ही वह यह सोचता है, उसकी शक्ति के प्रभाव अचानक आ जाते हैं और वह उसके बगल में गिर जाता है, अपनी चेतना खो देता है। जब वह बहुत बाद में फिर से जागता है, उसके सिर पर पट्टी बंधी होती है और एक अजीब लाल आंखों वाला आदमी उसके लिए नया डायपर ठीक कर रहा होता है। अचौन उस अजनबी को नहीं पहचानता और अपनी तुरंत आत्मरक्षा के रूप में उस आदमी पर पेशाब कर देता है ताकि उसे डराकर भगा सके। उसकी मां जल्दी से माफी मांगने के लिए दौड़ती है, यह उम्मीद करते हुए कि वह अजनबी आदमी नाराज नहीं होगा। वह अपने चेहरे से पेशाब पोंछता है, इस स्वीकार करते हुए कि उसने शायद बच्चे को डरा दिया और इसलिए ऐसा हुआ। फिर वह उससे पूछता है कि क्या वह कुत्ते के साथ ठीक से रह रही है, और ऐसा लगता है कि उसकी मां उस आदमी से परिचित है। वह आदमी शायद कुत्ते का पूर्व मालिक है और वह उसका ख्याल रखने के लिए उसका धन्यवाद करता है। अचोन इस बात को लेकर अधिक चिंतित है कि उसकी मां ने निश्चित रूप से उस राक्षस को देखा था जिसने पहले उन पर हमला किया था, लेकिन वह ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर वह देखता है कि उसके बाल गीले हैं। इसका मतलब शायद यह है कि वह फिर से चुपके से रो रही थी जब वह सो रहा था। आदमी उसे बताता है कि वे सामान लेने जा रहे हैं और उसे उनके साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है। यह अचोन का ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि वह समझता है कि अन्य लोगों की मदद से आपूर्ति इकट्ठा करना और उन्हें खरीद लेना निश्चित रूप से एक बुरा निर्णय नहीं है। हालांकि उनके साथ जाने से पहले उसे अभी भी उस राक्षस से क्रिस्टल कोर निकालना है जिसे उसने हराया था। वह अपने स्ट्रोलर से कूदता है और राक्षस के अवशेषों की ओर जल्दी करता है। जैसे ही वह अपनी पूंछ का उपयोग करके इसे अवशोषित करता है, वह तुरंत राक्षस की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इस बार यह एक कठोरता कौशल लगता है और यह पहले से ही उसके रक्त प्रवाह में मिल गया है। यह एक बुरा कौशल नहीं है और अब वह अपनी पूंछ को किसी प्रकार की ढाल के रूप में उपयोग कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपने स्ट्रोलर में वापस रेंगता, वह देखता है कि पहले वाला अजीब आदमी अपने फोन पर कॉल कर रहा है। वह किसी से बात कर रहा है और ऐसा लगता है कि वे इस बारे में बात कर रहे हैं कि वह और उसकी मां दोनों उनके लिए बोझ हैं। वह यह भी बताता है कि वह दोनों को साथ क्यों ला रहा है, क्योंकि आपात स्थिति में उन्हें चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और कम से कम थोड़ा उपयोगी हो सकते हैं। वह आदमी निश्चित रूप से पागल है और यह स्पष्ट है कि उसकी बुरी नीयत है। वह लाइन के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति से कहता है कि एक और वाहन ले और अधिक सामान लाए। जैसे ही अचौन बातचीत सुनता है,
बातचीत के दौरान वह गलती से उस ट्रक से टकरा जाता है जिसके पीछे वह छिपा होता है और आदमी जल्दी से मुड़ता है, किसी भी व्यक्ति पर हमला करने के लिए तैयार जो उसकी बात सुन रहा हो। आदमी उसके पास आता है लेकिन वह स्पष्ट रूप से किसी खतरनाक व्यक्ति को देखने की उम्मीद कर रहा होता है और इसके बजाय एक छोटे बच्चे को देखता है, जिससे उसकी सतर्कता कम हो जाती है। आदमी ए-चान के सिर पर थपथपाता है और उससे पूछता है कि वह वहां तक कैसे पहुंचा। फिर वह फोन पर वापस जाता है और दूसरी तरफ के व्यक्ति से कहता है कि बच्चे ने उनकी बातचीत सुन ली, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वह सिर्फ एक बच्चा है। इसके अलावा चूंकि ए-चान सिर्फ एक बच्चा है, उसे मारना कोई समस्या नहीं होगी। बच्चा चिंतित होकर अपना सिर झुका लेता है जब उसे एहसास होता है कि वह आदमी पूरी तरह से पागल है। वे सभी एक कार में बैठते हैं और उसकी माँ उसे पीछे की तरफ एक बच्चे की सुरक्षा सीट में सुरक्षित करती है। फिर वे आदमी और 3 अन्य लोगों के साथ कार में बैठने की तैयारी करते हैं। ए-चान उस पागल आदमी पर ड्राइवर के रूप में भरोसा नहीं करता, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अगर वह कम से कम अपनी शक्ति का उपयोग कर पाता तो वह उस पागल आदमी को तुरंत कुचल सकता और साबित कर सकता कि कौन अधिक ताकतवर है। कार में बाकी लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं और उसकी माँ बातचीत शुरू करने के लिए दूसरों को कुछ स्नैक्स ऑफर करती है। यह बेहद अजीब है कि ये लोग सब कुछ होते हुए भी इतने शांत लग रहे हैं। ए-चान सोचने लगता है कि क्या उन्होंने राक्षसों की फुटेज देखी भी है और इस समय कोई बाहर क्यों जाएगा। आदमी कार स्टार्ट करता है और जाते समय उस परिसर के व्यक्ति को हाथ हिलाता है जहाँ वे ठहरे हुए हैं। ए-चान को एहसास होता है कि उनकी अनभिज्ञता शायद एक तरह की आत्मरक्षा है। आखिरकार भले ही लोग राक्षसों या लाशों को देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो रही है। वे केवल सामान्य व्यवहार कर सकते हैं और अपने डर को छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही वे शहर में गाड़ी चलाते रहते हैं, मिस लिंग कार में सभी के साथ साझा करने के लिए सैंडविच का एक डिब्बा निकालती है। कार में लोग वही हैं जो उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के निवासी हैं जहाँ ए-चान और उसकी माँ ठहरे हुए हैं। वहाँ उनकी माँ है लिंग यिंगयू जो कमरा 502 की निवासी हैं, फिर डेन को है जो कमरा 103 के निवासी हैं और अंत में रयुका सेन है जो कमरा 104 के निवासी हैं। उनकी माँ कार में अन्य लोगों को स्नैक्स देना जारी रखती है जब वे सुपरमार्केट की ओर जा रहे होते हैं। रयुका सेन अपनी माँ से पूछता है कि वह अकेले बच्चे की परवरिश कैसे कर रही है, जबकि यह कितना कठिन है। आखिरकार वह युवा और सुंदर हैं और ऐसा नहीं लगता कि वह काम कर रही हैं। बच्चे के साथ बाहर जाना भी खतरनाक है। उसकी माँ ने मूल रूप से उसे घर पर छोड़ने का सोचा था, लेकिन उसने देखा है कि जब भी ए-चान को अकेला छोड़ा जाता है वह पागल जैसा व्यवहार करने लगता है। उसे बहुत सोचने के बाद उसे अपने साथ लाना पड़ा। ए-चान अवचेतन रूप से अपनी माँ को बात करना बंद करने के लिए कहने की कोशिश करता है क्योंकि वह अपने बच्चे के कारण पिछले कुछ दिनों में हुई सारी अराजकता के बारे में सोचते हुए आह भरती है। सामने के एक व्यक्ति का नाम चिन मिनोरू है जो रूम 504 में रहता है। ड्राइवर टिप्पणी करता है कि लिंग लड़ाई में उपयोगी है, खासकर क्योंकि उसने अपने टेजर गन से एक बड़े राक्षस को गिरा दिया। उन्होंने ट्रक में कुत्ते को भी साथ लाया है जो उनका पीछा कर रहा है, इसलिए अगर कुछ होता है तो उनके पास अतिरिक्त हमला शक्ति है। ए-चान की माँ को याद नहीं है कि क्या हुआ था और वह यह नहीं समझती कि यह सब काम उसके बच्चे ने किया है। जैसे ही वे शहर के माध्यम से गाड़ी चलाते रहते हैं, ड्राइवर को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। आसपास और अधिक राक्षस होने चाहिए थे, लेकिन जगह आश्चर्यजनक रूप से खाली है। अचानक वह देखता है कि कोई सड़क पर दौड़ रहा है, स्पष्ट रूप से मदद की तलाश में। जैसे ही वह सड़क पर दौड़ रही है, कहीं छिपने की जगह ढूंढ रही है, पास की इमारत की दीवार फट जाती है और एक हाथ उसकी ओर बढ़ता है। फिर अचानक कई राक्षस एक साथ उस पर हावी हो जाते हैं। ड्राइवर उन्हें कसकर पकड़ने के लिए कहता है क्योंकि वह कार को मोड़ने की कोशिश करता है ताकि राक्षसों और लड़की से टकराव से बच सके। कार और ट्रक दोनों राक्षसों की छोटी भीड़ से बचने के लिए बहकते हैं और वे सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने में सफल होते हैं। कुत्ता पीछे की सीट पर जोर से भौंकता है क्योंकि राक्षस लड़की पर भीड़ लगाते हैं और उसे जमीन पर खींच लेते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाती है क्योंकि राक्षस उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उस पर हमला करते हैं। आज का दिन वास्तव में बहुत व्यस्त रहा है जब से ए-चान और उसकी माँ ने अपना घर छोड़ा है। वे राक्षसों से घिरे हुए हैं और ए-चान एक पल के लिए उनकी स्थिति का विश्लेषण करता है। कार के चारों ओर के कीट सिर वाले राक्षसों की गर्दन पर डंक के निशान हैं। सभी राक्षसों का संचालक कोई प्रकार का साइबोर्ग होना चाहिए। परजीवी संचालक परजीवी प्रकार के राक्षस होते हैं और उनके पास मनुष्यों को साइबोर्ग में बदलने की क्षमता होती है। व्यक्तिगत रूप से उनकी शक्ति अधिक नहीं होती, लेकिन बड़ी संख्या में यह एक अलग कहानी होती है और जब तक संचालक इधर उधर घूमता रहता है, साइबोर्ग राक्षस बस बढ़ते ही रहेंगे। सबसे अच्छा काम जो वे कर सकते हैं वह है तुरंत भागने का रास्ता खोजना। बाकी के कीट राक्षस जो पहले की बेचारी लड़की पर नहीं चढ़ रहे थे, कार की ओर आने लगते हैं ताकि अंदर के लोगों पर हमला कर सकें। वे ड्राइवर की पसंद के लिए बहुत करीब हैं और कुछ ही सेकंड में एक राक्षस विंडशील्ड को तोड़ने में सफल हो जाता है। ए-चान चारों ओर देखता है और जानता है कि उनके लिए इस स्थिति से बचना निश्चित रूप से संभव है, लेकिन उन्हें जल्दी से भगाना होगा इससे पहले कि वे अत्यधिक बड़े हो जाएं। दुर्भाग्यवश वह अपनी शक्तियों का उपयोग केवल 30 सेकंड के लिए कर सकता है और अगर वह इसे यहाँ बर्बाद कर देता है तो सब खत्म हो जाएगा। वह कार के अंदर देखता है और सोचता है कि क्या कोई यात्री लड़ने में सक्षम है। रयू बेताबी से कार से बाहर उस लड़की को देखता है जिसे राक्षस पीट रहे हैं और खा रहे हैं। वह कार में दूसरों से समय बर्बाद न करने और उसे बचाने के लिए चिल्लाती है।
ये तुरंत एचान को गुस्सा दिला देता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह आगे चलकर उनके लिए बोझ बनने वाली है। सभी की मदद करने का तरीका सोचने के बजाय वह सभी से उसे बचाने के लिए रो रही है। वे उसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि वह लड़ाई में उपयोगी है। चिन मिनोरू उन्हें बताते हैं कि उन्हें लड़की को बचाने नहीं जाना चाहिए। उसके गले पर पहले से ही सभी अन्य राक्षसों की तरह ही घाव है, जिसका मतलब है कि वह शायद पहले से ही एक खोया हुआ मामला है। चिन मिनोरू की नजरें स्पष्ट रूप से तेज हैं, लेकिन वह शायद युद्ध में किसी काम का नहीं है क्योंकि वह बहुत बूढ़ा है। लेकिन वे कम से कम सामान उठाने के लिए तो मजबूत हो सकता है। ड्राइवर पूछता है कि क्या उन्हें इस गड़बड़ी में कूद जाना चाहिए, लेकिन अगर वे कूदने वाले हैं तो उन्हें पहले राक्षसों से निपटना चाहिए, इससे पहले कि वे सब खत्म हो जाएं। ईचान को यह विचार पसंद नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है कि वह उन्हें सबको मरवाने की कोशिश कर रहा है। जब वास्तव में जरूरत होती है तो वे उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। उनके पीछे ट्रक चला रहा व्यक्ति भी संभवतः वही है। डैन को कार में कहीं से एक कठोर वस्तु उठाते हैं और घोषणा करते हैं कि वह किसी भी तरह से मदद करने जाएंगे। वह कमजोर दिखता है, लेकिन वह अचानक से हिंसक हो जाने वाला चरित्र भी हो सकता है। वह यह कहने की कोशिश कर रहा है कि वह डरा हुआ नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। ऐसा लगता है कि कार में वास्तव में कोई नहीं है जो उन्हें घेरने वाले राक्षसों को हरा सके। उसकी मां अपने बैग में से उस बंदूक को निकालती है जिसका वह पहले उपयोग कर रही थी। जैसे ही डैन सुनता है कि वह अपनी बंदूक के साथ बाहर जा रही है, वह तय करता है कि उसे अब जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वे सब बात कर रहे होते हैं, अचानक एक नुकीली वस्तु कार में घुस जाती है जो सीधे डैन के सीने में चली जाती है। फिर वह अचानक गुड़िया की तरह कार से बाहर फेंक दिया जाता है। फिर नुकीले पंजे कार के किनारे में धंस जाते हैं और एक अलग कीट राक्षस अपना डरावना सिर कार में घुसा देता है और तुरंत एक पंजा रयुक में घोंप देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। ऐसा लगता है कि यह सभी साइबोर्ग का मुख्य शरीर है। ये कहीं छिपा हुआ होगा, सही समय का इंतजार कर रहा होगा। चूंकि कार में कोई भरोसेमंद नहीं है, ऐसा लगता है कि बच्चे को इस स्थिति से निपटना होगा। हालांकि वह उठने से पहले एक तेज डंक उसकी मां की ओर बढ़ता है। वह इसे उसके पास पहुंचने से पहले रोकने के लिए पर्याप्त तेज नहीं है, लेकिन डंक के उसे चुभने के बजाय यह अप्रत्याशित रूप से कार के कुशन में चुभ जाता है। वे कार के सामने देखते हैं कि चिन मिनोरू अप्रत्याशित रूप से राक्षस को रोक रहे हैं। चिन मिनोरू को एहसास होता है कि यह व्यक्ति सभी राक्षसों का बॉस होना चाहिए। राक्षस मुड़ता है और उसके चेहरे पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह डंक को पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। ये स्पष्ट है कि यह आदमी कुछ और ही है, क्योंकि उसने अपने नंगे हाथों से सभी राक्षसों के बॉस को हरा दिया। राक्षस चिल्लाता है जब वह अपने डंक को अपनी गर्दन में घोंपता है। फिर जैसे जैसे राक्षस की चीखें धीरे धीरे कम होती जाती हैं, वह मर जाता है और चिन्न मिनोरू उसके मृत शरीर को छोड़ देता है, जिससे वह सड़क पर गिर जाता है। जैसे ही वह अपने चेहरे से खून पहुंचता है, वह शिकायत करता है कि वह कितना बूढ़ा हो रहा है। इस बीच एचान प्रशंसा से देखता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि बूढ़ा आदमी पूरी तरह से ताकतवर है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जमीन पर पड़ा राक्षस का दूसरा चरण है और वे अभी अपनी सतर्कता नहीं छोड़ सकते। एचान नहीं जानता कि यह बूढ़ा आदमी कौन है, लेकिन सिर्फ दिल को निशाना बनाना राक्षस को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, राक्षस फिर से उठने लगता है और यह स्पष्ट है कि यह फिर से हमला करने वाला है। उसके पास बोलने की आवाज नहीं है, इसलिए उसके पास बूढ़े आदमी को चेतावनी देने का केवल एक तरीका है, इससे पहले कि चीजें खराब हो जाएं। वह जितना जोर से हो सके चिल्लाता है, जिससे बूढ़ा आदमी पीछे मुड़कर देखता है और कीट राक्षस के छुपे हुए हमले से बाल बाल बच जाता है। बूढ़े आदमी ने इसे पहले भी देखा है जब वह विशेष युद्ध विभाग में था। वह तुरंत समझ जाता है कि राक्षस उसके दिल में छुरा घोंपने से नहीं मरेगा। यही कारण है कि वह आदमी इतना मजबूत लगता है। उसने विशेष युद्ध विभाग में काम किया और इसलिए उसके पास ऐसे राक्षसों से निपटने का प्रशिक्षण है। वह आदमी राक्षस पर हमला करने और उसे गिराने के लिए कार से कूद जाता है। ऐसा लगता है कि यह साधारण तरीकों से आसानी से नहीं मरेगा, इसलिए चिन मिनोरू ने तय किया कि इस बार वह अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करके इस राक्षस को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वह राक्षस के सिर को पकड़ता है और अपने घुटने को उसके चेहरे पर मारता है, जिससे खोपड़ी तुरंत टूट जाती है। सिर्फ थोड़ी सी लड़ाई से ही यह स्पष्ट है कि उसके पास परिष्कृत युद्ध ज्ञान है और उसके लिए सिर पर हमला करने का निर्णय बहुत जल्दी आया। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि बूढ़ा आदमी सेना से है और उसके पास कार में दूसरों से परे विशेष कौशल हैं। अपने पिछले जीवन में जब वह संगठन का कुत्ता था, तब भी जब तक वह आगे बढ़ा, सेना पहले ही समाप्त हो चुकी थी। उसने अफवाहें सुनी कि सरकार के गिरने के बाद सेना राक्षसों का विरोध करने वाली सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। वे उस समय संगठन के दुश्मन थे, लेकिन उनमें एक विशेष युद्ध डिवीजन था जो मुख्य इकाई में काम करता था। ऐसा लगता है कि उन्होंने विशेष प्रशिक्षण लिया था और वे संगठन के लिए एक कांटा थे। आदमी के प्रयासों के कारण वे अंततः सुपरमार्केट जा सकते हैं और उन्हें जो आपूर्ति चाहिए वह प्राप्त कर सकते हैं। उसकी मां शुरू में सुझाव देती है कि वे भी घर लौट जाएं, लेकिन चिन मिनोरू तुरंत इस विचार को खारिज कर देते हैं और उसे बताते हैं कि अगर वे घर जाते हैं तो कुछ और हो सकता है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि आखिरकार उनकी टीम में एक भरोसेमंद व्यक्ति है, लेकिन अब एचान को यह पता लगाना है कि इस आदमी को अपनी तरफ कैसे लाया जाए। शायद वह एक नकली सैन्य आदेश भेज सकता है, या वह हॉट को ब्लैकमेल कर सकता है ताकि वह कुछ अंदरूनी जानकारी भेजे, या वह बस उस आदमी से चिपक सकता है और उसे मजबूर कर सकता है कि वह उनकी रक्षा करे। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उस आदमी का उपयोग करने के विचार से ही बच्चा शैतानी मुस्कान देता है। जब वह सोच रहा होता है कि क्या करना है, आदमी उसके सिर पर थपथपाता है। फिर वह मिसलिन से कहता
कहता है कि वह एचान के साथ उसके पास रहें ताकि वह उन्हें थोड़ा सुरक्षित रख सके, वह तुरंत सहमत हो जाती है और वादा करती है कि वह उन पर बोझ नहीं बनेगी और उनकी पूरी लगन से अनुसरण करेगी। वह उसे कहता है कि उससे ज्यादा उम्मीद न करें और वह सिर्फ उनकी मदद करना चाहता है। वह उस आदमी को पहले उस बॉस मॉन्स्टर को हराने में मदद करने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन वह कहता है कि इसका जिक्र न करें। आखिरकार अगर एचान ने पहले रोया नहीं होता तो वह निश्चित रूप से राक्षस के हमले से मर जाता। फिर वह छोटे बच्चे से कहता है कि जितना कोई मूर्ख होता है उतना ही वह लाभ की इच्छा करता है। यह लगभग ऐसा लगता है जैसे वह बच्चे के मन को पढ़ सकता है और स्वार्थी विचारों को जान सकता है। पहले के स्वार्थी विचारों को जानकर एचान अपने हाथ बांध लेता है और आदमी की मदद को शांति से स्वीकार करने का फैसला करता है, लेकिन वह जानता है कि चिन मिनोरू की व्यक्तित्व अंततः उसकी हार का कारण बनेगी। वे अंततः उस सुपरमार्केट तक पहुंचते हैं जिसके लिए वे शुरू से ही लक्ष्य बना रहे थे, लेकिन गेट बंद है। ऐसा लगता है कि आज उनकी छुट्टी है। विज्ञापन में कहा गया था कि सुपरमार्केट खुला होगा, लेकिन जगह स्पष्ट रूप से बंद है। एचान जानता है कि हॉट एक मास्टर हैकर है और उसने शायद सुपरमार्केट को दूर से बंद कर दिया। अचानक दरवाजा खुल जाता है और ड्राइवर उन्हें समझाता है कि उसके एक दोस्त ने कहीं और से दरवाजा दूर से खोला। जैसे ही वह यह कहता है, वह मुस्कुराता है और अपना फोन दिखाता है। उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें बाद में उसके दोस्त का धन्यवाद करना चाहिए। इससे एचान को शक होता है और वह चुपके से अपनी माँ का फोन उनके बैग से निकालता है ताकि उसे चेक कर सके। वह संदेश खोलता है और देखता है कि हॉट ने हाल ही में उसे एक संदेश भेजा था जिसमें बताया गया था कि उसने सुरक्षा कैमरे पर उनकी कार देखी और उनके लिए गेट खोल दिया। इससे पुष्टि होती है कि ड्राइवर निश्चित रूप से हॉट को जानता है। इससे उसके लिए चीजें और भी जटिल हो जाती हैं क्योंकि हॉट और ड्राइवर दोनों ही उसके लिए बहुत संदिग्ध लोग हैं। वे अंततः सुपरमार्केट में प्रवेश करते हैं और आईचान अब बस थक चुका है कि वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। सुपरमार्केट बहुत बड़ा है और गोदाम में बहुत सारी आपूर्ति है। उस क्षेत्र में कोई कैमरे भी नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि बच्चे को अपनी शक्तियों का उपयोग करते समय देखे जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर वह देखता है कि बूढ़ा आदमी अपने साथ एक हथियार रैक लाया है। यह एक पूर्व विशेष युद्ध डिवीजन के सैनिक से अपेक्षित है, लेकिन अब जब वे सुपरमार्केट में हैं तो वह आदमी जो उन्हें अब तक मार्गदर्शन कर रहा था अचानक गायब हो गया है। सुपरमार्केट में कोई स्टाफ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए उनके लिए खरीदारी या चेकआउट करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे ही वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें गोदाम में क्या करना है, वे इमारत के अन्य हिस्से से ताली बजने की आवाज सुनते हैं। वे आगे देखते हैं और पहले वाला आदमी उन्हें शरारती मुस्कान के साथ देखता है और अपने चारों ओर के बक्सों को थपथपाता है। फिर वह घोषणा करता है कि स्टोर में सब कुछ पहले ही उसकी संस्था द्वारा खरीदा जा चुका है। केई का सबसे डरावना पल आखिरकार सच हो गया है। उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि संस्था का एक सदस्य है। यहाँ तक कि केई का कुत्ता भी उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वह जोर जोर से भौंकने लगता है। ड्राइवर आखिरकार अपनी असली मंशा जाहिर करता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसने सुपरमार्केट में प्रवेश पाने के लिए उन सभी का उपयोग किया है। अब जब उसका काम पूरा हो गया है तो उन्हें बेकार कचरे की तरह फेंकने का समय आ गया है। अपने घमंडी एकालाप के दौरान केई तुरंत आदमी के हाथ पर एक टैटू देखता है जो स्पष्ट संकेत है कि वह वास्तव में संगठन से संबंधित है। अपनी आंखों में अंधकार के साथ आदमी घोषणा करता है कि सुपरमार्केट अब ईस्ट लॉर्ड्स सोसाइटी का है। उसकी आवाज में धमकी भरी होती है। उसकी धमकी विशेष रूप से पुराने सैन्य व्यक्ति के लिए होती है। जैसे ही वह अपनी जेब से हथियार निकालता है, वह उन्हें चेतावनी देता है कि हिलें नहीं। समाज का नाम तुरंत केई का ध्यान खींचता है। वह समझ जाता है कि संगठन की यह शाखा साधारण नहीं है। वे अग्रदूतों का एक समूह है जो शिकार परियोजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह समूह पहले से ही अपनी अपराध गतिविधियां फैला रहा था, यहाँ तक कि आपदा शुरू होने से पहले। यही कारण होना चाहिए कि वे आपूर्ति इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि वे आने वाली आपदा को महसूस कर रहे हैं। अब केई समझता है कि उसे इस आदमी के बारे में बुरा एहसास क्यों हुआ, कुछ जो उसने उसकी आत्मसंतुष्ट आवाज से महसूस किया। लेकिन यह व्यक्ति जो भी हो, बेबी केई उसे गिराने के लिए तैयार है। इस बीच लेन और बूढ़ा व्यक्ति स्थिति की गंभीरता को जल्दी से समझ लेते हैं और उनके चारों ओर गुंडों को देख लेते हैं। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति तैयार है क्योंकि वह तुरंत एक फावड़ा उठाता है और उसे जनरेटर पर फेंक देता है। यह जोर से टकराता है, मशीनरी में धंस जाता है जो किसी भी क्षण फट सकती है और संभावित विस्फोट की आवाज क्षेत्र में गूंजने लगती है। हालांकि ड्राइवर शांत खड़ा रहता है, जिसे बूढ़ा आदमी नहीं चूकता। अगले ही पल आदमी मुस्कुराता है और गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए एक रिमोट निकालता है। बूढ़ा आदमी महसूस करता है कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो रही है। वो ड्राइवर को पकड़ने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन आखिरी सेकंड में उसे कार्टन के ढेर से पीछे धकेल दिया जाता है। अगले ही पल बूढ़ा आदमी खुद को बंदूक की नली की ओर घूरते हुए पाता है। हंसते हुए संगठन का सदस्य टिप्पणी करता है कि वह एक सैन्य अनुभवी को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। फिर वह उसे चेतावनी देता है कि वह हिले नहीं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लिन बंदूक हाथ में लेकर आगे आती है और उस आदमी को चेतावनी देती है कि वह बूढ़े आदमी से दूर हट जाए, नहीं तो वह गोली चला देगी। वह उसके इरादों के बारे में जानने की मांग करती है। वह आदमी स्पष्ट रूप से मनोरंजनित महसूस करता है कि वह अब तक स्थिति को न समझ पाने के लिए कितनी अद्भुत रूप से अनजान है। वह यहाँ तक पूछता है कि क्या वह उसे गोली मारने के बाद भी उसे निर्दोष समझेगी। लिन, जो अभी भी अपनी खुशहाल दुनिया में जी रही है, पिकनिक की मेजबानी की तरह सामान साझा करने की पेशकश करती है। वह वास्तव में उसकी मासूमियत पर हंसता है, जो लगभग प्रभावशाली है। वह ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे वही यहाँ फैसले ले रही हो।
फिर वह उसे याद दिलाता है जब उसने कुत्ते को उसके पास छोड़ा था, न कि दयालुता के कारण, बल्कि क्योंकि जब वह पैसे लेने गया तो मालिक पहले ही मर चुका था। तो स्वाभाविक रूप से उसने सोचा कि कुत्ते से भी छुटकारा पा लिया जाए। तभी वह आई और उसने सोचा कि यह देखना मनोरंजक होगा कि वह एक बड़े कुत्ते और एक बच्चे को कैसे संभालेगी। चौंकाने वाली बात यह है कि तब चीजें ठीक हो गई थीं, लेकिन अब जब उसकी बंदूक तैयार है और वह सामान साझा करने के विचार को ठुकरा देता है, तो बस इतना नहीं है कि सबके लिए पर्याप्त हो सके, अगले ही पल उसके सभी गुर्गे उन पर अपनी बंदूकें तान देते हैं। बॉस घोषणा करता है कि लिन जैसे कमजोर लोगों को मर जाना चाहिए। ये क्षण केई की एक याद को जगाता है जब वह संगठन के नियंत्रण में था और भूख मिटाने के लिए उसे चूहे खाने पड़ते थे। उस समय उसे इसी तरह से नीचा दिखाया जाता था। वह अपनी सोच से बाहर आता है जब उसका कुत्ता गुंडों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। केई तुरंत स्लाइम को जनरेटर पर फेंकता है, जिससे ब्लैकआउट हो जाता है। अगले क्षण बाहर, अगले ही पल अंधेरा सब कुछ निगल लेता है और बॉस चिल्लाता है कि जब तक रोशनी नहीं मिलती सब लोग गोली चलाना बंद कर दें। उसी समय बॉस अपनी बंदूक उठाता है, मौके का फायदा उठाते हुए कि अपनी शक्ति सक्रिय करता है और उसे मारने ही वाला होता है जब अचानक बूढ़ा आदमी हस्तक्षेप करता है और बॉस को लात मार देता है। कि और बूढ़ा आदमी एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। कि समझता है कि यह उसकी बदकिस्मती है कि उसे बूढ़े आदमी ने देख लिया जो सेना का हिस्सा है। अंततः वे उसे एक राक्षस मान सकते हैं और उसके शक्तियों के कारण उसे एक शोध विषय में बदलने का वास्तविक खतरा है। जैसा कि उम्मीद थी, बूढ़ा आदमी भी यही सोच रहा है कि कहीं के एक राक्षस तो नहीं है। जैसे ही वह हमला करने की तैयारी करता है, बच्चा के तुरंत छलांग लगाता है और ऊपरी रैक पर जाकर बैठ जाता है, ठीक बूढ़े आदमी की अंधी जगह में। बूढ़ा आदमी अपनी टॉर्च चालू करता है। ए ने भी लाइट चालू करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह बूढ़े आदमी से सावधान है। वह हंसता है, ये समझते हुए कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय पहले बूढ़े आदमी को गिराने के। हालांकि उसकी योजना एक अचानक शोर से बाधित हो जाती है जो सभी को सतर्क कर देता है। लोग ऊपर देखते हैं और एक स्लाइम को देखते हैं जो पूरे समूह का ध्यान भटकाता है। एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कि अपनी सामान्य सीट पर ट्रॉली में बैठता है और शो का आनंद लेने की तैयारी करता है। उसके आश्चर्य के लिए स्लाइम बूढ़े आदमी के हम शक्ल में बदल जाता है। यह उस पर हमला करता है और जल्द ही हर कोई अपने ही क्लोन से लड़ता हुआ पाता है। बूढ़ा आदमी भी अपने हमशक्ल के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इस नई आपदा पर बड़बड़ाते हुए लिन अपने सामने खड़ी अपनी परफेक्ट क्लोन को देखकर डर जाती है और उससे विनती करती है कि वह और करीब ना आए। उसकी आवाज बूढ़े आदमी का ध्यान खींचती है। वह पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि के पास में रो रहा है जबकि उसका क्लोन ट्रॉली में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। बूढ़ा आदमी मान लेता है कि उसने पहले भी इस क्लोन को देखा होगा। इसका मतलब है कि हमारे छोटे दोस्त की योजना पूरी तरह से काम कर रही है, क्योंकि वह अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। बस इंतजार कर रहा है कि बूढ़ा आदमी चमकदार कवच में शूरवीर की तरह आ जाए। जैसा कि उम्मीद थी, बूढ़ा आदमी तुरंत क्लोन पर हमला करता है जब वह के तक पहुंचने की कोशिश करता है। हालांकि वह निराश हो जाता है जब क्लोन अपनी कीचड़ जैसी प्रकृति के कारण आसानी से फिर से बन जाता है। यह समझते हुए कि केवल बल प्रयोग से काम नहीं चलेगा, वह अपनी फावड़ा फेंक देता है और यह तय करता है कि अब एक नई रणनीति अपनाने का समय है जो ऐसे राक्षसों से निपटने के लिए अधिक उपयुक्त है। वह अपनी शस्त्रागार बॉक्स खोलता है और अपनी बंदूक निकालता है। इस बीच लिन अपने क्लोन को एक इलेक्ट्रिक गन का उपयोग करके हरा देती है, क्योंकि बिजली स्लाइम प्राणियों की एक झात कमजोरी है। ये भी अपने क्लोन को लगातार हमलों की बौछार से हरा देता है, जो एक और झात कमजोरी है। अंत में बूढ़ा आदमी अपने क्लोन को कच्ची आग्नेय शक्ति से नष्ट कर देता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक और स्लाइम क्लोन लिन पर हमला करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी आखिरी क्षण में उसे गोली मार देता है। हालांकि प्राणी अभी भी जीवित है, कोशिश कर रहा है कि रेफ अकरम, लेकिन बूढ़ा आदमी फायरिंग जारी रखता है। इसे खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसने इसे पूरी तरह से नहीं मारा हो सकता है, लेकिन उसने निश्चित रूप से गंभीर नुकसान पहुंचाया है। लेकिन उसी समय बॉस भी फिर से खड़ा हो जाता है, हमला करने के लिए तैयार, जबकि बूढ़ा आदमी स्लाइम से लड़ने में व्यस्त रहता है। के स्थिति से निराश होकर अपने आप में बड़बड़ाता है। वह अपनी शक्तियों का खुलकर उपयोग नहीं कर सकता। ऐसा करने से उसका रहस्य उजागर हो सकता है। वह तब चौंक जाता है जब बॉस अचानक उसे पकड़ लेता है और बंधक बना लेता है। लिन और बूढ़े आदमी को अपने हथियार छोड़ने की चेतावनी देता है। हालांकि बॉस ये नहीं समझता कि उसने हमारे चतुर लड़के के लिए चीजें और अधिक सुविधाजनक बना दी हैं। कि चुपचाप अपनी स्लाइम शक्ति सक्रिय करता है और बॉस के एक गुर्गे पर नियंत्रण कर लेता है। उस गुर्गे ने फिर एक ग्रेनेड खोल दिया और अगले ही पल एक विशाल विस्फोट से क्षेत्र हिल गया। हालांकि बॉस विस्फोट से बच जाता है, फिर भी उसके पास के को पकड़े हुए हैं। हालांकि केस अफरा तफरी का फायदा उठाता है, क्योंकि वह एक प्रथम श्रेणी का क्रिस्टल कोर देखता है और किसी के ध्यान देने से पहले अपनी पूंछ से उसे जल्दी से पकड़ लेता है। विस्फोट में बुरी तरह हिल चुका और लगभग मारा गया बॉस खुद को बचाने के लिए हड़बड़ी में दूसरे कमरे में भागता है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर देता है। कमरे के अंदर कई और गुंडे इंतजार कर रहे हैं। बॉस घोषणा करता है कि अब चलने का समय है और उन्हें कार तैयार करने का आदेश देता है, क्योंकि वे यहाँ से निकल रहे हैं। गुंडे तुरंत पालन करना शुरू कर देते हैं। उसी क्षण हमारा लड़का एक और टैटू देखता है, जो आदमी की गर्दन के किनारे पर उकेरा हुआ है, जिससे उसका नाम पता चलता है। अब सब कुछ के लिए स्पष्ट हो जाता है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि संगठन का असली बॉस लाई है। वही है जिसने की पिछली जिंदगी को नर्क बना दिया था।
हालांकि उस समय लाई हमेशा एक मास्क पहनता था, इसलिए कि कभी उसका चेहरा नहीं देख पाया। किसने सोचा था कि उसे अब एक बच्चे के रूप में यह देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि बच्चे वाली घूर इतनी तीव्र है कि लाई वास्तव में उसे महसूस करता है और झुंझलाहट में उसे डांटता भी है। अगले ही पल उनके चारों ओर हवा में एक लाल धुंध भरने लगती है। इसे क्रिम्सन डस्ट कहा जाता है, जो इस उत्प्रेरक प्रभावित दुनिया में एक खतरनाक घटना है जो किसी भी इंसान के लिए हानिकारक है। जो लोग इसके संपर्क में आते हैं वे या तो मर जाते हैं या राक्षसों में बदल जाते हैं। यही कारण है कि कुछ ही क्षणों बाद लाई के कई गुर्गे विकृत जानवरों में बदलने लगते हैं और उनकी ओर बढ़ते हैं। लेकिन लाई अपनी सामान्य क्रूर शैली में कि को राक्षस के चारे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला करता है। बिना किसी दूसरे विचार के वह बच्चे को प्राणियों के साथ कमरे में फेंक देता है और उसे पीछे छोड़कर वहां से भाग जाता है। के हमेशा की तरह योजना को अच्छी तरह समझता है, लेकिन वह गवाह की मौजूदगी में भी अपनी असली ताकत दिखाने के लिए तैयार है। वह अपनी जेब से कोर निकालता है और उसे सक्रिय करता है। अगले ही पल वह एक पूर्ण विकसित योद्धा में बदल जाता है जो लड़ाई के लिए तैयार है। विशालकाय राक्षस उस पर हमला करता है, लेकिन उसके टेंटेकल बिना झिझक के हमले को रोक देते हैं। क्रिस्टल कोर के साथ उसकी क्षमताएं एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, इतनी बड़ी हुई कि उसके आसपास के राक्षस अब मुश्किल से भौतिक प्राणी के रूप में दिखाई देते हैं। एक और प्राणी अपनी आंख से लेजर हमला करने की कोशिश करता है, बिना झिझके कि सीधे बीम के माध्यम से आगे बढ़ता है और प्राणी के शरीर में घुस जाता है। वह लगभग इस बात से मनोरंजन महसूस करता है कि वह कितनी आसानी से अपने शरीर को नियंत्रित कर सकता है। उसकी टेंटिकल्स अब घातक सुंदरता के साथ चलती हैं, राक्षसों को ऐसे काटती हैं जैसे चॉपिंग बोर्ड पर सब्जियां। इस बीच ली बढ़ते हुए भय के साथ इस दृश्य को देखता है। भ्रमित और हिला हुआ, वह हकी की पहचान को समझने में असफल रहता है, क्योंकि उसने शिशु से योद्धा में परिवर्तन को नहीं देखा था। उसके पीले चेहरे को देखकर के को सब कुछ समझ में आ जाता है। वह जानता है कि ली उसे अभी तक नहीं पहचानता। ये उसे और भी संतोषजनक बनाता है कि आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प है, अब कोई हिचकिचाहट नहीं है। बदले का समय आखिरकार आ गया है। भले ही डरा हुआ हो, ली तुरंत खुद को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी बंदूक निकालता है और के पर गोली चलाता है, सौभाग्य से कि गोली से भी तेज है। हालांकि जिस शरीर में वह बदल गया है वह उसके शिशु रूप की तुलना में उसका मूल शरीर नहीं है, लेकिन जो गति और फुर्ती यह प्रदान करता है वह पूरी तरह से अलग स्तर पर है। जैसे ही कि दूरी कम करता है, बस 1 इंच दूर, ली मान लेता है कि वह एक राक्षस होगा, लेकिन हमारा लड़का उसे बोलने का मौका नहीं देता। एक तेज गति में वह ली को कमरे के पार फेंकता है और उसे एक कोने में पटक देता है। अब खून खांसते हुए लाई कुछ बड़बड़ाता है एक कहानी के बारे में जो उसने कभी किसी से सुनी थी, लेकिन अब देखता है कि वह सच थी। कि यह थोड़ी देर के लिए सोचता है कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं है। ली अचानक एक सिरिंज निकालता है और खुद को एक अजीब दवा का इंजेक्शन लगाता है। कुछ ही पलों में उसका शरीर भयानक रूप से बदलने लगता है, एक राक्षसी रूप में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तन को देखते हुए कि तुरंत ही यह सच्चाई समझ जाता है कि महान उत्प्रेरक से पहले ही संगठन इस दवा के साथ प्रयोग कर रहा था, एक ऐसा फॉर्मूला जो इंसानों को राक्षसों में बदलने के लिए डिजाइन किया गया था, बिना उनकी समझदारी छीने। जैसे ही राक्षस बढ़ता है कि स्पष्ट रूप से भयभीत होता है, यह तुरंत उस पर झपटता है और हालांकि वह मुश्किल से हमले को रोक पाता है, वह जल्दी से अपने टेंटिकल्स से पलटवार करता है। लेकिन उस एकमात्र टकराव से उसे एहसास होता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी कोई साधारण खतरा नहीं है। राक्षस अपनी बेरोकटोक हमला जारी रखता है, चांदी के टेंटिकल्स से उस पर हमला करते हुए, जिसे कि मुश्किल से बचता है। केवल इसकी हरकतों को देखकर कि समझ जाता है कि यह प्राणी शुरू से ही उसे फंसाने के लिए बनाया गया था। जैसे ही वह इसे पहचानता है, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है कि यह वही राक्षस है जिसने उसे उसके पिछले जीवन में मारा था। लेकिन इस बार वह वही व्यक्ति नहीं है। वह अब अपने पुराने असहाय रूप में नहीं है और उसका इरादा फिर से उसी राक्षस के हाथों मरने का नहीं है। नई दृढ़ता के साथ वह हर हमले को तीव्र ध्यान और विद्रोही ऊर्जा के साथ चकमा देता है। फिर अचानक राक्षस के खिलाफ एक शक्तिशाली विस्फोट होता है। जैसे ही धूल बैठती है कि देखता है कि पुराना सैन्य व्यक्ति अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा है, जो उसने ईस्ट लॉर्ड्स सोसाइटी से चुराई है। विडंबना यह है कि वह बुरे लोगों के हथियारों का उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए कर रहा है। इस बीच के अचानक युद्ध में बदलाव को समझने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी विशाल आंखों वाले राक्षस को निशाना बना रहा है, जो कि जाहिर तौर पर ली है, जो अभी भी अपने राक्षसी रूप में छिपा हुआ है। ज्वार बदलते देख कि चौड़ी मुस्कान के साथ रह नहीं पाता। खेल बदल रहा है और इस बार यह उसके पक्ष में है। ली को वह समय याद आता है जब वह संगठन में शामिल होता है, जब उसके एक प्रतिनिधि ने उसे दुनिया में आने वाली आपदा के बारे में चेतावनी देकर उसे लुभाया था। वह इसे इस तरह प्रस्तुत करती है कि संगठन में शामिल होना ही उसके जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। फिर वह उसे शामिल होने के उपहार के रूप में एक दवा देती है और कहती है कि यह उसकी सच्ची प्रकृति को उजागर करने में मदद कर सकती है। उस समय जब वह दवा को देखता है तो वह उसकी बातों से आश्वस्त नहीं होता। वह सोचता है कि वह पहले से ही अपनी सच्ची प्रकृति को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन जब वह इंजेक्शन लेता है और अपने राक्षसी पक्ष को जागृत करता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वह सच कह रही थी, क्योंकि वह एक ऐसे राक्षस में बदल जाता है जो दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने में माहिर है। उदाहरण के लिए, जब वह सिर्फ एक बच्चा होता है तो वह एक मोटी महिला से कहता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है।
जब वह गुस्सा होती है तो वह सबूत के तौर पर जोड़ता है कि उसने थोड़ी देर पहले उसके पति को उसे बदसूरत सोई हुई सुअरनी कहते सुना था। वो महिला, जो शायद पहले से ही अपनी काया को लेकर असुरक्षित हो सकती है, तुरंत उस पर विश्वास कर लेती है और अपने पति पर गुस्सा हो जाती है। मार खाने के बाद पति उससे तलाक लेने का फैसला करता है। जब वह चला जाता है तो वह अपनी खुद की मानी हुई बदसूरती से तबाह हो जाती है और एक संरक्षक देवदूत की तरह ली उसे अपने जाल में फंसाने के लिए यह वादा करता है कि वह उसे ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। यही तरीका है जिससे वह लोगों के दिलों का शोषण करता है, पहले उनका विश्वास जीतकर फिर बाद में उन्हें धोखा देता है। उसकी धोखाधड़ी की प्रकृति ने उसे एक ठग मानव रूप में राक्षस बना दिया है, इसलिए अब वह स्तर 4 का राक्षस ट्रिकस्टर ली के रूप में जन्मा है। अब तक जो राक्षस हमारा लड़का देखता है वह सिर्फ भ्रम है। वह उस राक्षस को देखता है जिसने उसे उसके पिछले जीवन में मारा था और ली की चालबाजी से डर जाता है। इस बीच ली अपनी ऊर्जा बर्बाद न करने का फैसला करता है और सही समय का इंतजार करता है ताकि अंत में जीत सके। अचानक उसे एक गोली लगती है और वह चौंक जाता है जब वह बूढ़े आदमी को फिर से लड़ने के लिए तैयार देखता है। यह बूढ़े आदमी की लंबी उम्र से निराश है और तुरंत उस पर हमला करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी छिपा रहता है, बिना खुद को प्रकट किए हमले करता है। ली फिर से हमला करता है, लेकिन उसके वार का सामना कई विस्फोटों से होता है। टकराव से धुआं और धूल का बड़ा गुबार उठता है जिससे उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कि उसके पीछे से उसकी अंधी जगह में चला जाता है। जबकि हमला करता है, ली जोर से गाली देता है, गुस्से में कि वह इतनी जल्दी भ्रम से बाहर आ गया है। क्या आगे बढ़ता है और घोषणा करता है कि लाई एक स्तर 4 का ठग है जो कभी भी कुछ खास नहीं हो सकता। इसके साथ ही वह लाई पर अपने टेंटिकल्स से हमला करता है जिससे लाई उन टेंटिकल्स को कोसता है। अगले ही पल लाई के चारों ओर एक भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार यह काम नहीं करता। वह अपनी कौशल की विफलता से निराश है। के याद करता है जब उसने अपने पिछले जीवन में मति भ्रम के कारण मृत्यु का स्वाद चखा था। ली का चुपचाप धन्यवाद करते हुए वह अपनी पूरी शक्ति को मुक्त करता है। लाई डर जाता है जबकि बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ता है। लाई के हमले के बाद बहुत खून बह रहा है। फिर के उससे शांतिपूर्वक पूछता है कि क्या वह खत्म हो गया है, लेकिन अंदर से वह जानता है कि यह तो बस शुरुआत है। 2 घंटे में लाल धूल की एक और लहर आएगी। यह वैसा नहीं होगा जैसा मानवता ने पहले सामना किया है। यह एक विकृत ज्वार होगा जो नर्क को खोल देगा। जैसे ही वह लाई को खत्म करने की तैयारी करता है, लाई उसे रोकने की कोशिश करता है। के कहता है कि उसे उसके अंतिम शब्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह उसे खत्म करने के लिए दृढ़ है। इस बीच बूढ़ा आदमी भी इस दृश्य को अनफोल्ड होते हुए देख रहा है। के समझता है कि लाई एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है जो अपनी सभी चोटों के बावजूद लड़ना चाहता है, इसलिए उसे खत्म करने के लिए सीधे उसकी गर्दन पर वार करना बेहतर है। जैसे ही वह वार करने वाला होता है, उसे एक भ्रम का सामना करना पड़ता है। उसकी माँ प्रकट होती है, उससे विनती करती है, पूछती है क्या वह उसे भी मारेगा। वह एक पल के लिए हिचकिचाता है और वह पल उसे महंगा पड़ता है क्योंकि उसे कई विस्फोटों का सामना करना पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए लाई फिर से हमला करता है और कि मुश्किल से बच पाता है। जैसे ही के खड़ा होता है, ली घोषणा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए कि उसे मार नहीं पाएगा। अब वह के विचारों को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है और उसकी हर चाल का अनुमान लगा सकता है। लाई जानता है कि के पास केवल एक हमला बचा है। इस पर हमारा आदमी लाई को बूढ़े आदमी के लिए छोड़ने पर विचार करता है। उसी समय जैसे कि उसके विचार पड़ रहा हो, लाई बूढ़े आदमी द्वारा चलाई गई गोली से बच जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वह हमेशा की तरह वहीं खड़ा रहने का इरादा रखता है। के अपने आप में बड़बड़ाता है, यह देर से समझते हुए कि सामान्य हथियार स्तर 4 के राक्षस के खिलाफ काम नहीं करते। लाई आत्मविश्वास से भरकर मानता है कि वह बूढ़े आदमी की चालों को देख सकता है, एक डरावनी हंसी के साथ, और यह घोषणा करते हुए कि वह एक दिव्य प्राणी है। लाई उस जगह की ओर बढ़ता है जहाँ बूढ़ा आदमी छिपा हुआ है, लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचता है, बूढ़े आदमी द्वारा लगाई गई एक ग्रेनेड लाई के कदम रखते ही फट जाती है। ली को घायल देखकर के बूढ़े आदमी की तेज समझ की तारीफ करता है। फिर वह सोचता है कि बूढ़ा आदमी कहाँ गया। जैसे ही जवाब में बूढ़ा आदमी लाई के पीछे प्रकट होता है और हमला करने वाला होता है, लेकिन लाई आखिरी पल में बच जाता है। लाई पलटवार करने की तैयारी करता है, लेकिन कि उसका नाम लेकर उसे विचलित करता है। अचानक की गई इस रुकावट से ली चौंक जाता है। मुस्कुराते हुए लीके से पूछता है कि क्या वह अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। जब वह क्षण भर के लिए विचलित होता है, बूढ़ा आदमी उसे गोली मार देता है। अचानक एक दृष्टि लाई के मन में प्रवेश करती है जिसमें वह खुद को कमजोर लोगों से निपटते हुए देखता है जो उसके नीचे हैं। के लाई को एक ऐसा भविष्य दिखा रहा है जहाँ वह हमेशा हारने वाला होता है, अंत में हमेशा बेकार होता है। के उसे बताता है कि यही उसका भाग्य है। गुस्से में लाई अपना सिर पकड़ लेता है और इस दावे को नकारता है। एक और दृश्य चमकता है जिसमें वह दूसरों के सामने दयनीय स्थिति में झुका हुआ है। वह इस भविष्य को स्वीकार करने से इनकार करता है। क्रोधित होकर वह बेतहाशा हमला करता है, लेकिन अंत में खुद को ही चोट पहुंचा लेता है। अगले ही पल वे सभी अविश्वास में देखते हैं क्योंकि ली ने अपना सिर काट लिया है। दृश्य को अनफोल्ड होते हुए देखकर के मुस्कुराता है। उसने आखिरकार सबसे बड़े ठग को धोखा दे दिया है। जैसे ही ली का सिर उसके शरीर से अलग होता है, वह फिर से के की यादों की झलक देखता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं जब वह अपने सामने खड़े राक्षस को देखता है। अगले ही पल उसका कटा हुआ सिर जमीन पर गिरता है और वह चिल्लाता है कि के उसके दिमाग से बाहर निकल जाए। वह के पर चिल्लाता है, ये घोषणा करते हुए कि बच्चे के बारे में चेतावनी का वास्तव में यही मतलब था। बूढ़ा आदमी के की ओर देखता है, उसकी रुचि जाग उठती है।
लाई अपनी आवाज में तनाव के साथ जारी रखते हैं कि के आपदा का अंडा है, जिससे के और बूढ़ा आदमी दोनों चौंक जाते हैं। लाई चेतावनी देते हैं कि इस क्रांति की शुरुआत करके के ने सामान्य जीवन का कोई भी मौका खो दिया है। अब से संगठन उसे बेरहमी से शिकार करेगा। इससे पहले कि वह और कुछ बता सके, एक और गोली चलती है और लाई को एक गोली से चुप करा दिया जाता है। के और बूढ़ा आदमी जल्दी से स्रोत की ओर मुड़ते हैं। एक नया व्यक्ति अपनी जीप से बाहर आता है, शांति से समझाते हुए कि अगर कोई समय पर अपने दुश्मन को नहीं मारता तो वे खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं। जैसे ही के को एहसास होता है कि वह आदमी सेना से है, वह सतर्क हो जाता है। नया व्यक्ति बूढ़े आदमी को गुरुजी कहता है, उसी पाठ के लिए उन्हें श्रेय देते हुए जो उसने अभी कहा। उसका नाम कैप्टन लाई ऑन है, लेकिन वह स्नो वुल्फ के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। छात्र और शिक्षक अभिवादन का आदान प्रदान करने से पहले एक और राक्षस लाई ऑन के पीछे आ जाता है। बिना हिले डुले वह राक्षस को मार देता है। हमारा आदमी जो बॉक्स के पीछे से देख रहा है, यह देखकर हैरान हो जाता है। उसी समय बूढ़ा आदमी लाई ऑन से वहां जानबूझकर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह घर जाकर अपने पोते की देखभाल करना चाहता है। अपना फोन निकालते हुए लाई ऑन अपने शिक्षक से मुख्यालय लौटने की विनती करता है, क्योंकि वे आपातकाल की स्थिति में है। फिर वह उसे अपनी पोती की तस्वीर दिखाता है जो सुरक्षित है। वह उसे याद दिलाता है कि सेना को उनके कमांडर की जरूरत है। यह सुनते ही कि तुरंत समझ जाता है कि यह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि सेना का शीर्ष कमांडर है। फिर लाई ऑन बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या वह अपनी पोती की सुरक्षा की पुष्टि करना चाहता है। बूढ़ा आदमी उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच के डरा हुआ है और समझ नहीं पा रहा कि क्या करना है। जब वह हिलता है तो उनका ध्यान उसकी ओर जाता है। एक पल बीतने से पहले लाई ऑन पहले से ही उस पर बंदूक ताने खड़ा है। सौभाग्य से कि पहले ही अपने बच्चे के रूप में बदल चुका है। लायॉन संदेहपूर्वक पूछता है कि क्या वह वही राक्षस है जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। इस बीच मौत के डर से कांप रहा है, सोच रहा है कि क्या लायॉन उसे गोली मारने वाला है, लेकिन बूढ़ा आदमी बीच में आता है। अपने छात्र को बताता है कि उसने ही के को वहां रखा था और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए वह किसे फुसफुसाता है कि नाटक करता रहे। इसके साथ ही कि बच्चे की तरह रोने लगता है, जो वह सचमुच है। लायॉन टिप्पणी करता है कि वह बच्चे के साथ कितनी अच्छी तरह जाता है। अचानक हमारा लड़का लायॉन से एक अजीब आभा महसूस करता है और उसे ध्यान से देखता है। उस पल में वह सोचता है कि क्या उसने उसे पहले संगठन में देखा है। बाद में के को अन्य बच्चों के साथ नर्सरी में रखा जाता है। जब नर्स उसे पालने में रखती है तो लायॉन उसे वापस जाने के लिए कहता है और वह बिना सवाल किए मान जाती है। सोने का नाटक करते हुए के यह सब सुनता है और बूढ़े आदमी के ठिकाने के बारे में सोचता है। वह उस जगह के बारे में भी सोचता है जहाँ वह है। अचानक एक बच्चा रोने लगता है, जिससे लायॉन का ध्यान उसकी ओर जाता है। पहले वह बच्चे की ऊर्जा पर सहजता से टिप्पणी करता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन फिर उसका लहजा बदल जाता है जब वह अपनी कला का उपयोग करके बच्चे को सुला देता है। इस बीच हमारा लड़का यह सब देख रहा है। आंखें डर से चौड़ी हो गई हैं। उसे याद आता है कि लायॉन संगठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका कोट नाम टैंक है। इतना ही नहीं, उसके पास एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली क्षमता है जिसमें वह किसी के भी शरीर में खून का शोषण और विस्फोट कर सकता है। उसे पता है कि लायॉन ने बच्चे पर अपनी क्षमता का उपयोग किया है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है और बच्चा स्वाभाविक रूप से सोने के बजाय बेहोश हो जाता है। वह कोई है जिससे के को सावधान रहना चाहिए, खासकर उसके पहले की हत्या के प्रयास के बाद। अब लायॉन हमारे बच्चे की ओर बढ़ रहा है। इस बीच के अपनी क्षमताओं के बारे में सोच रहा है, जिन्हें उसने बहुत जल्दी जागृत कर लिया है, जबकि संगठन ने अभी अभी शुरू किया है। वह सोचता है कि क्या वह पहले से ही उन कुछ लोगों में से एक है जो अंत समय से पहले अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। उसी समय लायॉन काई की जांच करने का निर्णय लेता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। काई पूरे समय अपनी सांस रोक कर रखता है। जैसे ही लायॉन दूर जाता है, काई राहत की सांस लेता है। जाने से पहले लायॉन टिप्पणी करता है कि यह कितना मजेदार है। जैसे ही वह जाता है कि चारों ओर देखता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह वास्तव में चला गया है। फिर वह तुरंत अपने पैरों पर कूदता है। वह लाई को याद करता है, एक ठग जो दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। के पास भगवान स्तरीय अवशोषण जैसी क्षमताएं हैं जो उसके विचारों को लाई से बचाने के लिए उसके दिमाग में एक बाधा बनाती है। अब खुद को लायॉन से बचाने के लिए वह अपने रक्त प्रवाह को समायोजित करता है, उसे धीमा करता है और नकली खून को स्वचालित रूप से अवशोषित होने देता है। इसे देखने के बाद वह अन्य बच्चों की ओर देखता है और सोचता है कि क्या वे भी आपदा अंडे हैं। ऐसा नहीं है कि वह इस शब्द से परिचित नहीं है, उसने इसे अपने पिछले जीवन में सुना है, लेकिन उस समय उसकी निम्न स्थिति के कारण उसे उस तरह की जानकारी तक कभी पहुंच नहीं मिली। फिर भी वह मानता है कि लायॉन को इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। फिर वह सेना की स्थिति का विश्लेषण करता है, जिसे उसके पिछले जीवन में संगठन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उसके विचार उस बूढ़े आदमी की ओर जाते हैं जो स्पष्ट रूप से लायॉन पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से अपने पोते की जांच करना चाहता था। वह यह भी सोचता है कि लायॉन ने उस पर जो निरीक्षण किया था वह क्या था। उसके दिमाग में बहुत सारे विचार घूम रहे हैं। फिर उसे अपनी माँ और अपने कुत्ते की याद आती है, लेकिन वह जल्दी से उन विचारों को झटक देता है। वो ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह दूसरों के बारे में सोच सके। अभी उसे केवल अपने भागने की योजना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वह अपनी क्षमता से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसे उपयोग नहीं कर सकता।
उसे वह क्रिस्टल कोर याद आता है जो उसने पहले प्राप्त किया था, जिसका उपयोग उसने डार्क शैडो नामक क्षमता को जोड़ने के लिए किया था। लेकिन संयोजन प्रक्रिया के दौरान वह अपनी कई क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकता। वर्तमान में वह केवल डार्क शैडो और गॉड बैरियर का उपयोग कर सकता है। बाद वाला उसे मानसिक हमलों का प्रतिरोध करने में मदद करता है, लेकिन डार्क शैडो उसकी वर्तमान स्थिति में उपयोग करने के लिए बहुत शक्तिशाली और जोखिम भरा है। इसलिए वह अपने चारों ओर के लोगों की मंशा को समझने के लिए इंतजार करने का फैसला करता है, इससे पहले कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग करे और खुद को उजागर करने का जोखिम उठाए। अब तक सिर्फ एक बच्चे का नाटक करना उसके लिए अच्छा काम कर रहा है। अचानक वह देखता है कि दूसरे पालने से कुछ उभर रहा है। वह नीचे देखता है एक और बच्चे की ओर, जिसके पैर पेड़ की शाखाओं में बदल रहे हैं। तो यह बच्चा भी उसके जैसा एक और संगत बच्चा होना चाहिए। फिर वह कई अन्य बच्चों को देखता है जिनके पास विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं। उसे याद आता है कि अपने पिछले जीवन में इन बच्चों को हमेशा बंद रखा जाता था। अब वह समझता है कि उन्हें सभी को ऐसी ही जगह पर रखा गया है जहां वह अभी है। अचानक एक पेड़ की बेल उसे उठा लेती है। जब वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह नहीं कर पाता। वह एक पल के लिए सोचता है कि क्या उसे अपनी क्षमताओं का उपयोग अब करना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके विचारों को एक और लड़का बाधित करता है जो उसे छुड़ाने में मदद करता है। ये एक छोटा लड़का निकलता है जो उसे सलाह देता है कि बस सोने का नाटक करो। तो अब उसे बस ठीक से व्यवहार करना चाहिए। कि यह देखकर हैरान रह जाता है कि लड़का सिर्फ 5 साल का है और उसने पहले ही अपनी क्षमताओं में महारत हासिल कर ली है। अचानक वह अपने आप में बड़बड़ाता है जब वह अपने पीछे एक आवाज सुनता है। लड़का तुरंत भाग जाता है, नजरों से ओझल हो जाता है। के मुड़कर देखता है कि नर्सें निरीक्षण के लिए कमरे में प्रवेश कर रही हैं और वह जल्दी से फर्श पर सोने का नाटक करता है। मुख्य नर्स सभी को हर बच्चे को इकट्ठा करने का निर्देश देती है। उनमें से एक उसे वहां लेटा हुआ देखता है और उसे भी उठा लेता है। ये सब होते हुए देख के सोचता है कि वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है और वे उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं। कुछ समय बाद नर्सें सभी बच्चों को फर्श पर रख देती हैं। वह अपनी आंखें थोड़ी खोलता है और देखता है कि उनके चारों ओर केवल अंधेरा है। उसके मन में एक डरावना विचार आता है, क्या उन्हें मौत तक लड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा? यह आश्चर्यजनक नहीं होगा, क्योंकि यह उसके पिछले जीवन में संगठन में एक प्रवृत्ति थी। वह संगठन के किसी व्यक्ति की उपस्थिति को भी महसूस करता है। धीरे धीरे वह रेंगने लगता है जैसे अन्य बच्चे भी उठने लगते हैं। जब वह ऊपर देखता है तो उसे ऊपर की मंजिल पर लाई ऑन दिखाई देता है। इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाए, वह देखता है कि एक राक्षस एक बच्चे की ओर बढ़ रहा है। पहले तो उसे लगता है कि ये बच्चे राक्षस का शिकार बनने वाले हैं, क्योंकि उसे याद है कि उसकी पिछली जिंदगी में कोई बच्चे नहीं थे। फिर वह देखता है कि राक्षस जंजीरों से बंधा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब वे सुरक्षित हैं। वह अनुमान लगाता है कि ये जंजीरें केवल अस्थायी हैं और राक्षस को बाद में छोड़ा जा सकता है। उसके आसपास के सभी लोग भी इसे देखकर डरे हुए हैं। पहले वाला लड़का आगे बढ़ता है, रोते हुए बच्चे को राक्षस के पास से उठाकर दूर रख देता है। बच्चों और लायन को देखकर अब वह निष्कर्ष निकालता है कि उन सबको यहाँ इकट्ठा किया गया है ताकि वे राक्षस से लड़ें और जबरदस्ती अपनी शक्तियों को जागृत करें। इन बच्चों को यहाँ इकट्ठा करने का उद्देश्य निश्चित रूप से संगठन की योजना है, जिसे हंटिंग डॉग प्लान कहा जाता है। ली के बाद यह योजना लायन को सौंपी जाती है। उसी समय लायन खुलासा करता है कि वह अपने शिक्षक के सामने सिर्फ नाटक कर रहा था। फिर वह विनम्रता से सभी से अनुरोध करता है कि वे उसे निराश न करें और उनका परीक्षण शुरू करने के लिए बटन दबा देता है। इसके साथ ही राक्षस पर लगी बेड़ियां टूट जाती हैं और वह हमारे लड़के की ओर झपटता है, लेकिन वह मुश्किल से उसे चकमा देने में सफल होता है। इस प्रक्रिया में उसका कान घायल हो जाता है। वह राक्षस को देखता है जो शायद 2nd ग्रेड का है। उसे पूरा विश्वास है कि वह इसे हरा सकता है, लेकिन दूसरों के बारे में वह इतना आश्वस्त नहीं है। वह दूसरों की ओर देखता है जो डर के मारे सहमे हुए हैं। उनमें से एक छोटा बच्चा रोने लगता है, जिससे राक्षस का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। अब वह राक्षस उस बच्चे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसके पास बैठी लड़की डर जाती है और इसी के साथ उसकी टहनी वाली शक्ति सक्रिय हो जाती है। कई बेलें राक्षस के चारों ओर लिपट जाती हैं कि लड़की को अंगूठा दिखाता है और उम्मीद करता है कि वह टिक सके। उसी समय लायन भी उसकी शक्ति को नोटिस करता है, जिसे बेल प्रकार की शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। वह उसकी तारीफ करता है, कहता है कि यह बहुत अच्छी है, खासकर जब यह सिर्फ पहली श्रेणी के स्तर की है। फिर उसका ध्यान हमारे लड़के की ओर जाता है, जिसने अभी तक कोई शक्ति नहीं दिखाई है। फिर भी वह पूरी तरह से मानता है कि जरूर कोई शक्ति उपयोग करता है। उसके मन में विश्वास है कि जब के कुछ चरम परिस्थितियों में धकेला जाएगा तो वह निश्चित रूप से अपनी शक्तियां सक्रिय कर देगा। इसी के साथ राक्षस बेलों से खुद को छुड़ा लेता है और अपनी पूरी ताकत दिखाने की तैयारी करता है। कि यह देखकर चौंक जाता है कि उसके सामने हालात कितने गंभीर होते जा रहे हैं।